क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट्स तो सारे ले गया एमएल। हम्म, तो एक टेस्टर की जो हमें स्किल चाहिए एआई एमएल के साथ असिस्ट करने के लिए, या एक, है ना, एक यूनिट एग्जैक्टली। बन के साथ हम्म। चलने के लिए, क्या हम उन स्किल्स की बातें कर रहे हैं? नो। ये मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस टेस्ट ऑटोमेशन, क्या टेस्टिंग एक अच्छा प्रोफेशन है हम्म। ना? इसको ये बोल दो, इसको ये बोल दो, प्रॉब्लम खत्म, हमने प्रॉब्लम के साथ डील कर लिया, क्योंकि हमने इसकी एक डेफिनेशन क्रिएट कर लिया है। या जैसे आप वर्ड्स यूज कर रहे थे, एरर, फॉल्ट, फेलर, यस। डिफेक्ट, बग, और क्या बोलते हैं उसको, फॉल्ट एंड डिस्क्रिपेंसी। फेलियर्स। इसी दुनिया के किसी कोने में एक बंदा बैठा है जो उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके। आप ये आयरनी नहीं समझ रहे हो बात की, कि आप ह्यूमन क्रिएटिविटी के नाम पर जो बात बोलते हो, आप किसी की ह्यूमन क्रिएटिविटी को चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब पाँव ना जमीन पे रख के बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बिल्कुल। ताकि हम ये ध्यान दे सकें कि इसमें से कितना हिस्सा ऑटोमेट हो सकता है। आपके एक्सपीरियंस से एकदम क्लैरिफाई करना है, एक होता है नो कोड, एक होता है लो कोड। इसको लेकर बहुत डिबेट है, नो कोड ओके। लो कोड। एंड ओके। कंपनीज में आज के टाइम पे जो बहुत बड़ी कंपनीज एमएनसीज में जो हायरिंग हो रही है ना, वो ये हो रही है कि जो जेडी में लिखा होता है कि आपको ये वाला ना नो कोड लो कोड का सोल्यूशन आना चाहिए। जी। अब उसका क्या जी। जिसको सेलेनियम में इतनी अच्छी पकड़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि नो कोड लो कोड के लिए जो इतने बड़े हैवी एक्सपेंसेस आपको पर मंथ देने पड़ते हैं, इतनी तो किसी की सैलरी नहीं होगी, जितने ज्यादा तो उसको पे करके सीखना पड़ेगा। अब सेलेनियम ओपन सोर्स है, मुझे तो कुछ करके मैं कर सकता हूँ ना अपना। तो मैं ये ब्रेक मिथ को करना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ऑल्दो ये क्वेश्चन को मैंने काफी ब्रॉड वे में लाने के लिए थोड़ा सा लेंथी कर दिया, बट उसमें स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सोच लेना कि हम अकेले ही दुनिया देख लेंगे, वो ठीक नहीं होता। तो जितना टाइम हम इस बात पे स्पेंड करते हैं कि मतलब ना, हम विक्टिम्स के तौर पे बहुत बिहेव करते हैं। मैंने ये देखा है कि हम्म। एवरेज टेस्टर आता है एक दिन पे, वो देखता है कि कौन मेरे मन की बात कह रहा है। अच्छा, इस हम्म। बंदे ने बोल दिया कि ह्यूमंस आर मोर इम्पोर्टेंट, टेस्ट ऑटोमेशन तो ऐसे ही है, ओह वाह, मेरे मन की बात बोल दी, चलो मैंने इस सर्वे में ये क्लिक कर दिया, या हाँ कमेंट में जी। एग्रीड और वंडरफुल शेयर लिख दिया, मेरा काम खत्म। तो हमें एक वो ट्रायंगल भी है, उसको आयरन ट्रायंगल बोलते हैं, CTQ, कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी। जी। ठीक है, तो इसका आंसर असल में एक कॉमन सेंसिकल आंसर सिर्फ उस ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है। और काश टेस्टर उसको देखना शुरू कर दें, और ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना थोड़ा दिमाग खोल के देख लें। वो जी। ऑटोमेशन में कर तो दी उसने, पर ऑटोमेशन वाली स्किल उसमें है नहीं, हम्म। वो नहीं है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इस तरफ बढ़ भी रहे हैं, और ये एक तरह से अच्छा हो सकता है कि अगर ये सॉल्यूशंस मैच्योर हो जाएं, तो अगर हम प्रोग्रामिंग से उसका टेक्स्ट पार्ट बाहर निकाल देंगे, इससे हमारा पर्पस यही है कि हम प्रॉब्लम्स को जल्दी से कम कीमत में ढूंढ के कंपनी को टाइम पे बता दें। ये है हमारा प्रोफेशन। इसके एग्जैक्टली। बाद है शोर। हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। हाउ आर यू? क्या, मैं बढ़िया हूँ यार, आप कैसे हैं? मैं भी नमस्कार। बहुत मैं भी बहुत बढ़िया एंड नमस्ते सर। एंड आज का टॉपिक बहुत ही कह सकते हैं कि अगर हम लिंक्डइन पे जाते हैं तो बहुत इन्फ्लुएंसर लिखते हैं कि ऑटोमेशन में जाना है तो पहले ये आना चाहिए, ऑटोमेशन में चले गए तो अब ऑटोमेशन में ऑटोमेशन चैंपियन कैसे बनना, उसके लिए ये होने चाहिए, ये टूल आया बिल्कुल। इसका पोस्ट लिख लो, ये पोस्ट हम्म। आया इसको कर लो, ये नया टूल है इसको चला के देख लो। बट हम्म। उसका क्या कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्टिकुलरली टूल यूज ही नहीं हो रहा और प्रोडक्शन में जाके आपका प्रोजेक्ट एस्केलेट हो रहा है और क्लाइंट आपको बोल रहा है टूल का तो कोई यूज नहीं है, पहले मेरी टिकट तो सोल्व कर दो। ऑटोमेशन जी। का जब कोई यूज ही नहीं है जब तक हमें उसका पता नहीं होगा। तो इन दिस जी। पॉडकास्ट हम पूरे का पूरे ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस भी डिजाइन किए हैं, थोड़ा सा लर्निंग करने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो ताकि एक उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। यार, ये मतलब जो क्वेश्चन होता है ना इंट्रोडक्शन का, मतलब मुझे सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही लगता है कि मतलब मैं पंजाबी हूँ, ओके। तो सूफी पोइट्री बहुत पढ़ी है, अभी भी ओके। पढ़ता हूँ। तो उसमें बाबा बुल्ले शाह हुए हैं, हमारे कवि हुए हैं, सूफी जी। पोइट हुए हैं। तो मैं कौन हूँ, है ना? तो इस प्रश्न पे तो उनकी लाइफ निकल गई थी। जी। तो मतलब मुझे वही लगता है कि क्या हम वो होते हैं जो हमें आता है ना, कि मैं जी एक ऑटोमेशन टेस्टर हूँ ना, या टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ।
एग्जैक्टली। कि आप वो होते हैं कि अभी मैं ट्रेंडिंग में कंसल्टेंट एंड कोच हूँ, तो क्या मैं वो हूँ? है ना? बिल्कुल। क्योंकि वो तो मैं 3 साल पहले नहीं था। एग्जैक्टली। तो हम कौन होते हैं ना पता नहीं होता, तो इंट्रोडक्शन बड़ी अजीब सी बात है। तो इसीलिए मैंने कुछ सालों पहले भी किया था ये, और अभी भी जाके मैंने लिंक्डइन पे यही किया कि स्टूडेंट ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि वो ओके। एक चीज शायद ऐसी है जो मैं शुरू से हूँ। हम्म। वो एक ऐसी चीज है जो शायद मैं अगले 20 साल भी रहूंगा। वो चीज मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हम्म। तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। ओके। उतना बहुत है। ओके। एंड सर, स्टूडेंट ऑफ टेस्टिंग तो मतलब अपने आप को स्टूडेंट मानना यही सबसे बड़ा एक वो चीज होता है जब आप इतने कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल वर्ल्ड में होते हो। बट यू नो, एक सर जी। प्रोफेशनल जर्नी जो होती है वो तो कहीं ना कहीं से आपने स्टार्ट करी होगी। कैसे आपको टेस्टिंग की अवेयरनेस का पता चला, और टेस्टिंग के अंदर जो एक माहौल अंदर इंटरनल लेवल पे जो बना हुआ है, ऑटोमेशन को लेके, टूल्स को लेके, नो कोड लो कोड भी अब मार्केट में आ गया। सर्च करते हैं तो बहुत। 10 नो कोड लो कोड आ जाते हैं। इसके ऊपर भी जी। हम आगे जाएंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को आपका इंसाइट हो कि वो प्रोफेशनल जी। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई टेस्टिंग के लिए वो आपकी। वो जरूरी भी है गंधर्व, आई थिंक। क्योंकि हम्म। अब स्पेशली जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं ना, या हम्म। 10-15 साल जब लगा लेते हैं, तो क्या होता है कि एक पब्लिक प्रेजेंस बन जाती है ना, जी। एक पब्लिक पर्सोना बनता है, और उस पर्सोना के अंदर झूठ शुरू हो जाते हैं। हम्म। ठीक। सडनली लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो टेस्टिंग शुरू से बड़ी पसंद थी। मतलब मैं तो जन्मा ही था तो माँ से बोल दिया था कि मैं टेस्टर बनूंगा, है ना। मेरी कहानी वो नहीं है। ओके। मैं जब टेस्टर बना था तो मैंने जी। बड़ी गालियां दी। हम्म। मेरा घर खो गया, मेरा करियर हो गया बर्बाद। अब मैं क्या करूं? मैं इंजीनियरिंग से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ओके। तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था आईटी में आने का। मेरा पहला जॉब भी मैकेनिकल के साइड में था। तो लॉकडाउन वगैरह हुआ तो सब टेस्ट दे दिए। बैंक का टेस्ट दो तो उसमें फेल, है ना। डीआरडीओ का टेस्ट दिया, उसमें फेल। ओके। तो हर एग्जाम में फेल। तो तुक्का आईटी साइड में लग गया। हम्म। तो उसमें मेहनत की, खैर मैंने स्कोर वगैरह अच्छा किया, सब किया, पर क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था डिग्री से, तो जी। जब फाइनल चॉइस आई कि डेवलपर बनाना है कि टेस्टर बनाना है, तो मुझे टेस्टर बना दिया गया। ओके। और उस टाइम पे सिर्फ ये बात नहीं होती थी, उस टाइम पे ये भी होता था कि मेन फ्रेम्स में जा रहे हो कि ओपन टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, मतलब जावा जी। वगैरह साइड में जा रहे हम्म। बिल्कुल। हो। मुझे मेन फ्रेम्स में डाला गया, जो उस वक्त ओके। ओल्ड टेक की तरफ जा रहा था, और टेस्टर बनाया गया। ओके। तो मैंने तो भरपूर गालियां दी थी। ठीक है। तो मरता क्या ना करता, ये मेरे करियर की शुरुआत है टेस्टिंग में। ठीक है, ये ओके। सच है। ठीक है। पर 1-1.5 साल लगा बस, लकीली। सिर्फ 1-1.5 साल लगा ये जानने के लिए कि यार प्रोफेशन तो अच्छा हम्म। है ना। मुझ एग्जैक्टली। में कमी है, प्रोफेशन को कुछ नहीं हुआ है। जी। और उस वक्त इनफैक्ट मेरे सामने चॉइस भी आई कि डेवलपर बनना है क्या। हम्म। तो जब मैंने वो ना की थी ना, मेरा रिलेशन टेस्टिंग से उस दिन बना था। उससे पहले तो बस डेजिग्नेशन से टेस्टर था मैं। ओके। और उसके बाद तो प्यार है बस, मतलब प्रेम है प्रोफेशन के साथ। जी। तो मैंने बहुत पढ़ाई की है, उसके बाद बहुत लोगों से पढ़ा है। जो लोग आपस में इवन झगड़ते हैं, मैं उन दोनों की किताबें पढ़ता ओके। हूं। इसलिए स्टूडेंट। तो इसीलिए आप इसमें भी देखेंगे कि मेरे जो विचार हैं वो एक जगह से नहीं आते हैं, वो बहुत जगह से आते हैं। मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जी। वो मैं इस पॉडकास्ट में पहुंचाना चाहूँ। जी। जी। सर, आपने जो टेस्टिंग का शुरुआत किया, जैसे मेन फ्रेम था उस समय, तो वो ऑल टेक हो गया, और आज के टाइम पे तो कुछ इसका मतलब रिलेवेंस ही नहीं है। मतलब आज के जो युवा टेस्टर थे, मतलब जैसे मेरी एज के टेस्टर्स आ गए जिनका एक्सपीरियंस अभी बहुत इनिशियल लेवल पे ही है, क्योंकि टेस्टिंग को अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी में बात करूँ तो डेवलपमेंट की तरह बिल्कुल नहीं है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में ये स्विच किया, सिंटैक्स चेंज किया और चलो डेवलपमेंट हो गया। जी। टेस्टिंग का गेम ही टोटली अलग है। टेस्टिंग का जो आपका है वो एक माइंडसेट है, मेरे को लगता है वो प्रोफेशन नहीं, एक माइंडसेट है टेस्टिंग, जो मेरा परसेप्शन जी। है। सर, मैं इसी से आपका एक व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ कि जब आपने टेस्टिंग में शुरुआत करी उस समय क्या टेस्टिंग का एक एवोल्यूशन था, और करंट में क्या माइंडसेट में चेंज आया टेस्टर्स के, क्योंकि ये ना बेस लाइन है पूरे हमारे पॉडकास्ट की, क्योंकि मैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पॉडकास्ट को बिगनर्स भी देख रहे हैं और एक्सपीरियंस भी देख रहे जी। मैं मतलब देखिए, सही गलत तो क्या होता है ना, कि हैं। जी। हम जो भी बात करते हैं अपने दृष्टिकोण से करते हैं। जी। तो मैं बिल्कुल। जो बातें रखूंगा वो सही गलत हो सकती हैं, हम्म। उसमें कोई वो दो राय नहीं है। पर मैं आपको वो जरूर बोलूंगा जो मैंने देखा है और मेरी नज़र में ठीक है। ठीक है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो अभी वो फ्रेज यूज नहीं होता इंडस्ट्री में ज़्यादा, बट टेस्टिंग वाज कॉल्ड अ हाउस वाइफ्स जॉब।
एग्जैक्टली। ये फ्रेज बहुत सुनने को मिलता था तब, हम्म। बहुत सुनने को मिलता था। अभी तो खैर मतलब जेंडर करेक्टनेस के हिसाब से भी गलत है कुछ भी बोलना ऐसा। जी। तो उसका मतलब, ये तो वर्डिंग हो गई, उसका मतलब ये होता था कि इसको कोई भी कर सकता है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो जिसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे डेवलपर नहीं हो सकते तो बाय डिफॉल्ट टेस्टर तो हो ही। मतलब जो पंजाबी में रैन खूंद बोलते हैं उसको, मतलब बचा खुचा, बचा बचा। सारा बचा खुचा हुआ माल इंडस्ट्री का टेस्टिंग में डाला जाता था। ठीक है। हम्म। जी। अब ये एक सच है, ये 20 साल पहले का सच है, जिसने जो स्टोरीज बनानी है बना ले। ठीक है। बिल्कुल। उस वक्त जस्ट ट्रांजिशंस हो रही थी कि टेस्टिंग एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, इसमें डेडिकेटेड प्रोफेशनल जाने चाहिए, ये वो स्टेट थी। कोई एग्जैक्टली। आपसे नहीं मांगता था कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कोई नहीं मांग रहा था। ठीक है। तो आप चुपचाप अपना, जिसको मैन, इसीलिए वो मैनुअल टेस्टिंग वहां से टर्म अभी तक चलती आ रही है, जी। चुपचाप करो। उसमें भी मेरा पहला काम मुझे याद है क्या मिला था, कि यूएस में एक टीम बैठी है, उसने टेस्ट डिजाइन बना के रखा है, एक्सेल शीट बनी हुई है, हम्म। और मुझे उस शीट को देखना है और उसके स्टेप्स फॉलो करके, एक वेब एप्लीकेशन थी इंश्योरेंस की, उसमें बस क्लिक कर देना है। ठीक है। ओके। कुछ स्किल मतलब है ही नहीं ना कुछ। हम्म। और आप उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, अगर आप करोगे तो आपको डांट पड़ेगी। हम्म। मैंने अपनी शुरुआत करियर की ऐसे किया। ठीक है। ओके। अब उसके बाद 2-4 साल बीते, फिर विपुल कोचर जो मेरे मेंटर हैं अभी तक, उसके बाद से वो मिले। फिर मैंने जेम्स बाग का वर्क पढ़ा। ठीक है। माइकल बोल्टन का वर्क पढ़ा। जी। मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया था उस वक्त, टेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो उसके थ्रू जो सीखा, तो उस वक्त वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट था कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नई बातें लेके आ रहे थे। और अगर आप उस टाइम के डिबेट्स देखें टेस्टिंग के, वो बड़े खतरनाक डिबेट्स थे। मतलब इतने ओके। पैशनेट डिबेट्स थे। प्रदीप सौंदरराजन उस, ये मतलब ये लोग उस वक्त खड़े हुए हैं उस जी। टाइम पे। हम्म। प्रदीप सौंदरराजन, अजय बाला मुरुगदास, परिमला, धनशेखर, संतोष तुप्पड़, ये ग्रुप मुझे याद है। ठीक है। तो बड़े खतरनाक डिबेट होते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि ये अभी गला पकड़ लेंगे एक दूसरे का। हम्म। पर वो डिबेट खत्म होता था और हम कॉफी पीते थे एक साथ। ओके। पर्सनल झगड़ा नहीं था, हम्म। प्रोफेशनल डिबेट्स। खतरनाक डिबेट करो, पर यार आखिरकार तो दोस्त हैं, जी। तो बैठ के आराम से बातचीत करो। तो उसके बाद मुझे ये लगता था कि ये प्रोफेशन और ये कम्युनिटी सही डायरेक्शन में जा रही है। जी। और इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई, टेक्नोलॉजी आई है, ओपन सोर्स का फिर दौर उठा, अच्छे अच्छे टूल्स ओपन सोर्स में आने शुरू हुए जो पहले कच्चे बिल्कुल। पक्के होते थे। तो मुझे लगता था कि यार अच्छा हो रहा है कुछ। हम्म। अभी मुझे लगता है कि बेड़ा गर्क है। मैं सच बता रहा हूँ जी। कि इतनी इंफॉर्मेशन एट द हैंड, एट द फिंगर टिप्स ऑफ योर हैंड, हम्म। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी किताबें, इतने लोग, जिन लोगों से मिलने के लिए हम सालों वेट करते थे, आपके पास एक मैसेज की दूरी पे हैं, एक ओके। मैसेज की दूरी पे, और वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। हम्म। पर हम कर क्या रहे हैं? हम आज भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या टेस्टिंग एक अच्छा प्रोफेशन है? एग्जैक्टली। हम आज भी ये पूछते हैं क्या हमें टेस्ट ऑटोमेशन सीखनी चाहिए? क्या मैनुअल टेस्टिंग ठीक है? मेरे जॉब का क्या होगा? मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये हम्म। अच्छी बात नहीं है। किसी जी। भी कम्युनिटी के लिए अच्छी बात नहीं होती जब हम्म। उनके क्वेश्चंस इंप्रूव नहीं होते 20 साल में, 30 साल ओके। में। और क्वेश्चंस तो खैर ठीक है, उनके आंसर्स पहले से डिग्रेड हो जाए ना, तो ये बहुत लानत की बात होती है किसी कम्युनिटी के लिए। आई एग्जैक्टली। थिंक हमारे साथ वो हो रहा है, तो मैं मतलब उदास होता हूँ ये देख के। अब गुस्सा नहीं आता एज के साथ, पहले एग्जैक्टली। गुस्सा आता था, अब उदासी होती है। जी। सर, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब उस पॉइंट इन टाइम पे जो हमारे टेस्टिंग के जितने भी पर्सन थे जो इस चीज पर डिबेट करते थे कि ये चीज होनी चाहिए, जो कि एक वही हमें बेस बना के आज हम उस पर्टिकुलर चीज पे अडोप्ट कर रहे हैं, और न्यू टेस्टर्स भी आज के टाइम पे थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं कि टेस्टिंग इज नो मोर अ सेकंड चॉइस एंड इट इज नॉट एट ऑल अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ये जी। दो चीजें हमें इसके आज के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ जो मिल रही हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। सर, एक जी। ये होता है कि आज भी ना दो चीजों में को लेके ना हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन एक स्टेटमेंट चल रही है कि जी। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है और टेस्ट ऑटोमेशन क्या है। क्योंकि जब मैं जी। कॉलेज के बच्चे से मिलता हूँ ना तो उनका तो सिर्फ एक ही चीज होती है कि गंधर्व मैंने ना टेस्टिंग कर ली है, अब हम्म। मेरे को बनाना है पैकेज। मैं एक्चुअल रियलिटी इस पॉडकास्ट में ब्रेक करना चाहता हूँ कि एक्चुअल रियलिटी है क्या। तो अच्छी उनका बात। यही यही क्वेश्चन होता है, मैंने टेस्टिंग कर ली, अब मेरे को कंपनी चेंज करनी है, वो मांग रहे हैं ऑटोमेशन।
उन्हें जी सिर्फ ऑटोमेशन पता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है ये नहीं पता। उनके लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग इक्वल टू टूल है। टेस्ट ऑटोमेशन का जी मतलब है किसी चीज को ऑटोमेट करना, जो कि गलत ही है। मैं जी आपके इतने रिच एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल लेमेंस टर्मिनोलॉजी में, आपके जी अकॉर्डिंग क्या एक मीनिंग है ऑटोमेशन जी टेस्टिंग वर्सेस टेस्ट ऑटोमेशन में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि सबको इस चीज के बारे में अवेयरनेस हो। जी। तो उसमें मैं आपको मतलब एक दो प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। क्या होता है कि हम जो आसपास देखते हैं, है ना, या जिस शोर हम्म, में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहीं से तो सारी परिभाषाएं पिक करते हैं, है ना, जी उठा लेते हैं कि ये मतलब जी होगा। तो आज के इंजीनियर्स की कोई गलती नहीं है इसमें, यही शोर के बीच में वो टेस्टिंग में एक तरह से पैदा हुए हैं, है ना। बिल्कुल। टेस्टर में अभी पैदा हुआ है ना, तो आसपास वो यही देखते हैं, उनको यही दिखता है, तो वो यही सीखेंगे बेचारे, क्या करें। हम्म तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जैसे शुरुआत की थी, ठीक है। और मैं फाउंड्री में काम करता था 1 साल, मैंने वैसे पहला साल मैंने ऐसे बिताया। ओके। तो उसमें मैं मैकेनिकल ऑटोमेशन करके एक डिपार्टमेंट था। जी। तो उसमें मेरी जॉब, तो मेरा पहला जॉब ऑटोमेशन का था टेक्निकली अगर बोले, है ओके। ना। तो उसमें मेरे एक उनका नाम मैं भूल गया, बंगाल से थे वो, तो वो मेरे बॉस थे, तो उनके गाइडेंस के अंदर मैं काम कर रहा था, यंग इंजीनियर, कॉलेज से अभी बाहर निकला है। जी। तो हम क्या करते थे कि हम ये देखते थे कि फाउंड्री का ओवरऑल एक जो वर्कर कंपनी में आता है, हम्म वो सुबह से लेके शाम तक किस प्लेस में क्या एक्टिविटीज करता है। एक्टिविटी वर्ड ध्यान में रखना है, एक्टिविटी। ओके। ठीक है। अब अगर फाउंड्री को आप देखें, फाउंड्री के बिगिनिंग में क्या है, रेत है, मेटल है, और एक भट्ठी है ना, हम्म, जी मोटा मोटा। जी। उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एक कास्टिंग है। हम्म तो एक व्यू क्या हो सकती है ऑटोमेशन की, कि जब तक ये मेटल अपने आप इस रेत के इस सांचे में जाके और कास्टिंग बन के बाहर ना आ जाए, तो ऑटोमेशन क्या, बिल्कुल। एंड टू एंड ऑटोमेशन ये होती है ना, जी। कि या तो ये होगा या कुछ नहीं होगा, या तो यही ऑटोमेशन हम करेंगे हम्म और या कुछ नहीं होगा। तो मतलब इस फाउंड्री में जाओ तो आपको सिर्फ रोबोट्स दिखने चाहिए। ओके। और आपकी जानकारी के लिए, ऐसी फाउंड्रीज दुनिया में हैं। ये दूसरा है, इसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो शो भी एक कम्युनिटी मचा रही है अभी, मंडेन मंडेन बोल के। ठीक है। ओके। तो सच्चाइयां सब तरफ से तरोड़ी मरोड़ी जा रही हैं। ठीक है। तो एक व्यू ये है कि जब तक ये होगा तब तक ऑटोमेशन ठीक है, अगर हमने ये ऑटोमेट कर लिया, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो हम सब कुछ मैनुअली करेंगे। ठीक है। जी। पर हमने उस वक्त क्या किया, तो मेरे दिमाग में जो इमेज ऑटोमेशन की ऐसे क्यों बनी, हम देखते थे कि वर्कर दिन भर में क्या करता है हम्म ना। तो एक वर्कर एक फाउंड्री के अंदर काम करते हुए सुबह से लेके शाम तक क्या क्या छोटे 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 एक्टिविटीज करता है, जो बाद में मिलके इस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, कि रेत, बिल्कुल। मेटल, हम्म भट्टी, अच्छा, और ये हुआ वो हुआ, शेपिंग, रगड़ना, और हम्म उसके बाद जाके कास्टिंग बन गई जो हम डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को। तो करेक्ट। हम पता क्या क्या ऑप्टिमाइज करते थे उसमें, कि हमने, मुझे याद है कि छोटा सा ऐसे इतना सा ना एक रेत का वो बन के आता था, जो बाद में हमने प्लेस करना है कहीं पे, है ना। उसके रगड़ने में हमने देखा कि 1 मिनट लगता है। हम्म ठीक है। उसको रेती से, रेत वो करते थे वर्कर। समझा तो मैं। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ एक कटर लगाया जाए। तो हम्म ये बंदा जो साइड के रेती से कर रहा है, उसको बस कटर के आसपास उसने किया, और ओके। उसके बाद थोड़ी सी रेती फेर दी, तो वो हाँ। 1 मिनट की जगह 30 सेकंड में हो जाएगा। जी। तो क्या ये ऑटोमेशन नहीं है? इट इज एन ये ऑटोमेशन। सोचने वाली बात है ना। तो बिल्कुल। ये फर्क है, जो टेस्ट ऑटोमेशन हमें बेची जाती है इंडस्ट्री में, और हम्म ऑटोमेशन इन टेस्टिंग। हम्म टेस्टिंग अगर आप अपना दिन भर देखें, आप मीटिंग्स में जाते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, आप हम्म रिपोर्ट्स लिखते हैं, आप डेटा प्रोसेसिंग करते हो, है ना, जी। आप सेटअप कर रहे हो एनवायरनमेंट का, आप टीयर डाउन कर रहे हो एनवायरनमेंट का, तो अगर आप अपनी टेस्ट को छोड़ो, टेस्ट नहीं सोचना है, जी। टेस्टिंग सोचना है, और ये देखना है कि हम क्या 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 करते हैं, और उसमें टेस्ट एग्जीक्यूशन एक पार्ट है, हाँ जी। एक पार्ट है छोटा। तो ठीक है। आप ऑटोमेशन के अपॉर्चुनिटीज छोटे 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 एक्टिविटीज में भी देख सकते हो। जी। मैंने अपने लाइफ में, मतलब मैंने आर्टिकल लिखा है इस पे, ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग ओमने इग्नोटम प्रो मैग्निफिको, कि जो ओके। दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं, हम्म ये उसका हिंदी का मतलब हुआ कि यार, मतलब अगर आपने रिपोर्टिंग में 2 घंटे लगा रहे थे, मुझे टेस्ट लीड बनाया, मेरे 2 घंटे जा रहे थे दिन के, तो मैंने जी। ऑटोमेट कर दिया वो प्रोसेस, मेरे 5-7 मिनट में मेरा काम हो जाता था। तो क्या ये ऑटोमेशन नहीं है? इट इज जब एन मैं डेली ऑटोमेशन। स्टेटस रिपोर्ट को अपनी टेस्टिंग की ऑटोमेट कर देता हूँ, या जैसे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में चार्टर की बात होती है, तो मेरी 10 बंदों की टीम है, वो 10 अपने सेशन रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब उनको उसको क्लब करना, हाँ जी। तो मैं उसके लिए एक पार्सर लिख दूं,
ताकि वो क्लब अपने आप हो जाए। तो वो जो 1 घंटा बच गया टीम का, तो क्या वो ऑटोमेशन नहीं है? ठीक है। ऑब्वियसली इट इज तो ऑटोमेशन। इसीलिए जब आप इस सोच के साथ ऑटोमेशन को पिक करते हो, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये टूल्स की गेम नहीं है। क्योंकि हर टूल इसमें से किसी एक चीज के लिए बना होता है, और इन एक्टिविटीज के लिए तो टूल्स होते ही नहीं है। जी। ये छोटी छोटी जो अ, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके लिए कोई टूल भी नहीं बना होता। हम्म। तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ऑटोमेशन अगर मुझे करनी है तो उसका बेस है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग ढंग से सीखूं। ये नहीं कि मुझे सेलेनियम सीखना है इसलिए मैं जावा सीख रहा हूँ। हम्म। ये जो रास्ता पकड़ा हुआ है ना लोगों ने, कि हम्म। सेलेनियम कोर्स में जाके पहले दिन वो जावा सीख लेते हैं, बजाय इसके कि पहले जावा सीख लो यार, फिर तुम सेलेनियम सीख लेना। एग्जैक्टली। कॉमन सेंस है ना ये। पर हम्म। कॉमन सेंस तो हम घर पे छोड़ के आते हैं। मतलब इतने Exactly. इतने अच्छे स्मार्ट लोग हैं हमारे कम्युनिटी में, और वो इतने बेसिक कॉमन सेंसिकल उसमें गलतियां कर रहे हैं कि मतलब मैं वही बोल रहा था ना कि उदासी होती है कि यार अच्छे खासे लोग हैं, इनसे आप शाम को मिलो, कॉफी पियो, इनके साथ इनकी बातें सुनो, कितने स्मार्ट लोग हैं। और कार्ड स्वाइप करते ही कंपनी में कुछ हो जाता है। ओके। गॉट इट। ये आया रहती है। तो ये एक व्यू है, देखिए ठीक है। तो एंड टू एंड ऑटोमेशन नहीं सोचना है, अपॉर्चुनिटी, और ऑटोमेशन एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि यार, ये बोलते हैं कि उसमें हम और क्रिएटिव काम करें, क्यों करना है, मत करो ना, सो जाओ। इस ऐसे कंपैरिजंस नहीं करने हैं। जो काम आप टूल से करवा सकते हो, उसके बाद आप चाय कॉफी भी पी सकते हो, देन ऑल्सो इट इज वर्थ इट। तो ओके। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्रिएटिव करेंगे काम, वो करेंगे, ये करेंगे, वो कोई नहीं करता। तो इतनी बड़ी एग्जैक्टली। बातें करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका टाइम बच रहा है, तो आप टाइम बचाइए। पर उसके बाद उसको इवेल्युएट जरूर करते रहना है। उसको छोड़ नहीं देना है कि ये तो हो गया, अब मैं उसको देखूंगा ही नहीं। ऐसे नहीं चलती ऑटोमेशन। तो जो मशीन बनाई है या कुछ कोड बनाया है, उसको उसकी देख रेख करना, उसका आउटपुट इवेल्युएट करते रहना, ताकि अगर कुछ चेंज करना है तो करते रहो। तो अंधापन किसी भी तरह का ठीक नहीं होता बेसिकली। ये बात कर रहा हूँ मैं। जी। इसमें आपने जिस तरीके से आर्टिकुलेट किया, एक मेरे को लगता है कि एक रियल क्वेश्चन निकलता है। मैं एआई और एमएल पे भी बात करूंगा, और ऑटोमेशन को लेकर जो इसके ऊपर भी एक अलग से एक हॉट टॉपिक्स आज के टाइम चल रहे हैं कि ये रिड्यूस हो जाएगा क्या है। मैं उससे जी। पहले डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम टाइम की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाता है। और जब हम हम्म। ऑटोमेशन की बात करते हैं तो इंटरनेट पे सबसे बढ़िया डेफिनेशन यही कहा जाता है कि ऑटोमेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका आरओआई मिलता है। एक ये बहुत बड़ी, ओके। बिल्कुल एक चीज लिखी हुई है जो कि मतलब मैंने अपना बीसीए और एमसीए में जब टेस्टिंग पढ़ा, सिर्फ एक सब्जेक्ट 48 में से, तो एक ही चीज ने मेरे को मोटिवेट किया कि ये है क्या एक्चुअली। वहां पे ये लिखा हुआ था कि मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन में बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखा हुआ आरओआई। मैनुअल में आपका आरओआई नहीं होता, ऑटोमेशन में आरओआई होता है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आरओआई का मतलब क्या है, और ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करने से आरओआई निकलता कैसे है। क्योंकि बिगनर्स जी। लेवल पे तो सबको यही पता है, अच्छा मैंने अब नॉर्मल टेस्टिंग कर ली है, मेरे को बग रिपोर्ट बनानी आ गई है, सिनेरियो लिख लिए, वेबसाइट से टेम्पलेट उठा लिए, स्टेप्स लिखने आ गए, सर्वेरिटी प्रायोरिटी सारे भारी भारी वर्ड यूज कर दिए, बट जी। मेरी फंक्शनलिटी प्रोडक्शन में ब्रेक हो गई। एट दी एंड जी। तो मेरी टिकट मेरी अगर वापस आ रही है, अगर मेरी टिकट प्रोडक्शन से वापस आ रही है जो अगर गंधर्व को असाइन हुई है, तो गंधर्व के टेस्टर होने का कोई बेनिफिट नहीं है, जो मुझे लगता है। बिल्कुल। इसलिए मैं बिल्कुल। टेस्टर को यही बोलता हूँ कि क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टर की है, चाहे दुनिया जो जी। मर्जी बोले, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर टेस्टर आपकी टीम में है तो उसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके ऊपर बिल्कुल। मैं आपका जानना चाहता हूँ कि आरओआई को लेकर क्या एक संदेह बना हुआ है, उसके ऊपर मैं आपके व्यू जी। जानना चाहता यार आपने मतलब बहुत अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ना एक ही जगह में आपने क्वेश्चन एक पूछा है, पॉइंट्स बहुत बोल दिए हूँ। हैं। यस एग्जैक्टली। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। तो ओके, मेरी मेमोरी इतनी कमज़ोर है कि मैं भूल जाता हूँ। मतलब बचपन से मैं इस चीज़ को फाइट कर रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट करूँ, ठीक है। बात करते हैं। तो आरओआई जो होता है बेसिकली, अगर आप किसी को चीज़ को देखें, तो हमें एक वो ट्रायंगल भी है, उसको आयरन ट्रायंगल बोलते हैं, CTQ, कॉस्ट टाइम एंड क्वालिटी। जी। ठीक है। तो इसका आंसर असल में एक कॉमन सेंसिकल आंसर सिर्फ उस ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है। और काश टेस्टर उसको देखना शुरू कर दें, और ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना थोड़ा दिमाग खोल के देख लें, है ना। जी। तो ये तीन एक तरह से एजेस हैं, कॉस्ट टाइम और क्वालिटी। अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए, या ये जो क्वालिटी इमेज हम दिमाग में बना लेते हैं जो इनफाइनाइट होता है, असल में इनफाइनाइट क्वालिटी अगर आपको चाहिए, तो भाई आपको इनफाइनाइट कॉस्ट भी चाहिए और इनफाइनाइट टाइम भी चाहिए, जी। है ना।
तो हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं क्वालिटी में कि यार इतनी ठीक है, इतनी हम्म। ठीक है? क्योंकि कॉस्ट और टाइम लिमिटेड होते हैं। ओके। ठीक है। और ये एक एक्चुअली बिजनेस पर्सपेक्टिव है। हम्म। एक एक देखिए, एक टेक पर्सपेक्टिव है टेस्टिंग का ओवरऑल, जी। और एक बिजनेस पर्सपेक्टिव होता है जो हम भूल जाते हैं बहुत बार ना। डेवलपर्स, टेस्टर्स, हम डे टू डे में सोचते हैं कि इट्स अ टेक प्रॉब्लम। ये टेक्निकल टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं होता दुनिया में यार, बिजनेस प्रॉब्लम होते हैं सारे। आप उसको एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी के साथ सॉल्व करते हैं, है ना। जी। आपके सीईओ को कुछ लेना देना कि आपने कौन सा आईडी यूज किया, आपने हम्म। कितने टेस्ट केसेस लिखे हैं, क्योंकि यूजर को भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ जो जी। आप बग की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में, आपने एक एक पिज्ज़ा का स्टोर खोला है, और एक आदमी आपसे पिज़्ज़ा खाने आता है और आप उसको एक घटिया पिज़्ज़ा दे देते हो, बोलता मुझे नहीं अच्छा लगा यार। तो आप उसको ये नहीं बोल देते हो कि हमारे पास पिज़्ज़ा की बेस्ट मशीन है ना, या हम मैं आई हैव द बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड। ये थोड़ी हम्म। आंसर उसने क्या लेना है, वो आपके मुंह पे आपको ऐसा आंसर देके जाएगा ना। दिल्ली पंजाबी के अगर पल्ले पड़ गया कुछ, तो आपको आंसर ऐसा मिलेगा ना उस बात का, कि आपके एग्जैक्टली। ये सारे एलआई के डिबेट्स वगैरह भरे रह जाएंगे। ये जो हम करते रहते हैं टेस्ट केसेस और ये और फ्लाम, तो ये फर्क होता है इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी का। ये है पहली एग्जैक्टली। बात। जी। ठीक है। तो अगर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है किसी भी तरीके का, हाँ जी। मेरी नजर में उसका एक तरीका है कि अनलेस कोई चीज, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट आपके एक्सटर्नल क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रही, तो ओके। ये आरओआई वगैरह सब बेकार बात है। जी। ठीक है। अगर आप 1000 टेस्ट 20 घंटे में कर रहे थे, अब आप 4 घंटे में कर रहे हो यार, मतलब आई एम सॉरी पर ये घंटों का घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका इंटरनल मैटर है। जी। आपने इसके एंड में डिलीवर क्या किया, चाहे हम्म। आपने उसको पूरा इंसानी रूप में किया कि ऑटोमेशन डाल के किया, और उसकी ओवरऑल कॉस्ट आपको क्या पड़ी। ओके। हम्म। और जब उस कॉस्ट को आप पोजिशन करते हो एक प्रोडक्ट के साथ, क्या एक बंदा है वहां पे जो उसके लिए उतना पे करने को तैयार है? हम्म। अगर आपके पास वो पे करने वाला बंदा नहीं है, तो ये सारा शोर शराबा यूजलेस है। बिल्कुल। अगर ये सारा शोर शराबा आपके हक में काम करता है, जैसे भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, जिस भी मिक्सचर के साथ, जो भी आपके मन में था, और वहां पे दूसरी तरफ एक बंदा उस चीज पे पैसा लगाने को तैयार है, तो हम्म। आरओआई है। तो एग्जैक्टली। आरओआई मेरे लिए एक ये फैक्टर है कि क्या आपकी कंपनी चल रही है यार, मार्जिन्स हैं कि नहीं। सिंपल सी बात है ना। पर ओके। ये जो इंटरनल कन्वर्जन्स हैं, इसमें भी हम आरओआई देखते हैं, पर वो यूजुअली आई थिंक इट्स अ चीपर वर्जन। मतलब ये एक बड़ा सस्ता तरीका है। और आरओआई जिस तरह से टेस्टर वर्सेस टेस्ट ऑटोमेशन को लेके हम देखते हैं, तो उससे एक बहुत खतरनाक चीज सेट हुई है हमारी इंडस्ट्री में। और उससे उल्टा क्या हुआ है कि हमने टेस्ट ऑटोमेशन को कन्फाइन कर दिया है, छोटा कर दिया है जितना बड़ा ये हो सकता था ना। तो इसकी आयरनी सारी सिचुएशन की क्या है, कि जो लोग ये आरओआई की बातें करते हैं, वो लोग घटिया ऑटोमेशन करते हैं। ये एक आयरनी है। क्यों? क्योंकि इस आरओआई को प्रूव करने के लिए उनकी सारी सोच क्या है कि टेस्ट ऑटोमेशन कन्वर्ट्स, ट्रांसलेट्स, कि एक इंसान ये कर रहा है, हम उसको ट्रांसलेट करके ऑटोमेशन में ये बना देंगे, अब ये रहा डिफरेंस इनके रनिंग टाइम का। हाँ ये जी। इतनी चीप सोच है। हम्म। क्योंकि ये सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग में तो काम कर भी जाएगी किसी हद तक, किसी हद तक वहां पे भी नहीं करती, वहां पे भी नहीं करती। पर ओके। ये लोग सिक्योरिटी नहीं सोच पाएंगे अब। हम्म। ये लोग अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि टूल्स वो भी करते हैं जो इंसान कर ही नहीं सकता। ओके। पहली बात। जी। दूसरी बात, कि जो ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज इन टेस्टिंग जो है, कि एक्टिविटीज ऑटोमेट करते हैं यार, हम्म। है ना, क्योंकि वो उसका आरओआई एक्चुअली मच बेटर होता है जब आप एक्टिविटी ऑटोमेट करते हो ना, छोटे वाली रिपोर्टिंग, डेटा यस। क्रंचिंग, हम्म। उसमें आपको सही में आरओआई दिखता है असल में। ओके। तो वो सारी सोच जो टेस्ट के ऊपर टिकी हुई है ना, इंडस्ट्री की सोच ऑटोमेशन की टेस्ट के यूनिट पे टिकी हुई है, आरओआई ओके। प्रूव करने के चक्कर में। तो वो ओके। सोचना छोटी है मेरी नजर में, उसको बड़ा ओके। होना पड़ेगा। ठीक तो है। ये छोटे से आंसर्स हैं आपके, जो 2-3 पॉइंट्स आपने छेड़े थे। एग्जैक्टली इसी में एक मेरा एक छोटा सा पॉइंट और निकलता है एक्चुअल में क्या है कि ना ऑटोमेशन के नाम पर भी आज के टाइम पे एक छोटा सा ट्रेंड चल रहा है कि ना मेरा मैनुअल तो चल रहा है, मैं मैनुअल वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, ऑटोमेशन भी। ये सिर्फ वर्ड्स की बहस करते रह जाएंगे। ओके। ओके। इतना वर्ड्स के पीछे नहीं पड़ता यार। मतलब एक एक वर्ड है जिसको आपकी नजर में ये डेरोगेटरी है, या मैं समझता हूँ वो सेंस समझता हूँ, पर एक बार जब उसकी सेंस समझ में आ जाए ना, और आपको पता है, मुझे पता है, कि जैसे मुझे समझाने के लिए आप पहली बार बोल दो यार मैनुअल टेस्टिंग कुछ नहीं होता, ठीक है, अब आपने मुझसे वो बात कर ली है। अब ये बात आप मुझसे 1000 बार मत करिए।
क्योंकि मैं राइटर हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि हर बार ये लिखते हुए जब इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना होता है, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग वर्ड नहीं यूज करते ना, इतना ऑकवर्ड हो जाता है ना हर बार लिखना ह्यूमंस एंड ह्यूमन सेपियंस इन टेस्टिंग यार। बहुत awkward- वो सेंटेंस फॉर्मेशन ही ऑकवर्ड हो जाता है हर बार कि यार ये बताएं कैसे, ये बोलेंगे कैसे। तो आप बिल्कुल जो वर्ड्स बोल रहे हैं, यूज वर्ड्स का पर्पस यही होता है यार, ट्रू कम्युनिकेट करना होता है। ट्रू। थैंक जी यू सो मच सर वो इस चीज को भी क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि आ, आज के टाइम पे अगर मैं थोड़ा शब्द की बात करूँ तो सबको इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे मैं यहाँ ये भी मिथ को ब्रेक करना चाहूंगा कि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि टेस्टर का काम सिर्फ बग निकालना होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमें एरर, डिफेक्ट, बग, फॉल्ट, फेलियर, इन सबका एक अलग मोटिव होता है। तो ये सब जी चीजों को भी हमें यहाँ पे टेक कर करना पड़ता है। सर एक जी आज के टाइम पे ना एक बहुत बड़ी जो चीज मेरे को नजर आ रही है इंडस्ट्री में वो ये होती है कि एआई आ गया, एमएल आ गया। क्या ये टेस्ट हम्म, ऑटोमेशन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? क्योंकि अगर मैं नेट पे आज जाके चेक करूँ कि एआई बेस्ड टेस्टिंग सॉल्यूशंस, तो मेरे को तो जी कम से कम 10 टूल्स तो ऐसे नजर आ जाएंगे कि जहाँ पे लिखा होता है कि एज अ टेस्टर यू डोंट हैव टू राइट अ कोड, और वो टेस्टिंग टूल है, और जहाँ पे ये प्रमोट किया जाता है कि फॉर एवरीवन, वेदर यू आर अ डेवलपर, वेदर यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, वेदर यू आर अ टेस्टर। सो इसके ऊपर क्या है, जी। क्योंकि ये बिगनर लेवल पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसके ऊपर आपका मैं व्यू जानना। ओह, यार ये भी जो है, इसके बड़े कौन है बात के, तो देखते। तो मैंने 5-6 साल पहले एक प्रेजेंटेशन लिया था, बेल बॉटम्स एंड बियॉन्ड, ओके। जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम कोड क्यों लिखते हैं। हम्म हमारे पास और वो एआई कॉन्फ्रेंस में एक टॉक था, पर हम्म मुझे एआई एमएल आज भी नहीं आता। मैंने उस वक्त भी बोल दिया था मुझे नहीं आता एआई एमएल। मैं हम्म तो जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है अभी और 20 साल पहले से, मैं उसको लेके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप कोड क्यों लिखते हैं। हम्म। वॉइस टू टेक्स्ट आपके पास है, ओके। टेक्स्ट टू मॉडल आपके पास है, हम्म मॉडल टू कोड आपके पास है, और ये पिछले 15-20 साल से है। तो आप कोड क्यों लिखते हो। तो सॉर्ट ऑफ मैंने अभी उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये वर्ड नहीं, पर जो ये हो रहा है मैंने प्रिडिक्ट किया था ये 5 साल पहले। ओके। ठीक है, क्योंकि मैं पैटर्न थिंक करूं कि ये इस तरफ जा रही हैं बातें। हम्म अब क्या वो जो चल रहा है वो प्रिडिक्शन थी? नहीं, नहीं, ये प्रिडिक्शन नहीं थी। ठीक है, इतने इतने कटे छटे घटिया रूप में नहीं। तो अभी मतलब वो जो प्रिडिक्शन थी वो ये जो चल रहा है इसके लिए नहीं थी। इसकी एक ट्रू फॉर्म होगी और वो आएगी। अभी कुछ साल लगेंगे उसमें, आएगी वो। ठीक है, और उसका कच्चा पक्का रूप, क्योंकि उस वक्त भी 90% कंपाइलेबल कोड लिखने की टेक्नोलॉजी थी यार। बॉट्स विच कुड जनरेट प्रोटोकॉल्स, अपनी कम्युनिकेशन की भाषा अपने आप जनरेट करना शुरू कर चुके थे। ये हम्म 5-6 साल पहले की बात है, और ये पब्लिक बातें हैं यार। प्राइवेट में क्या क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, कौन सी टेक, हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट है ह्यूमिलिटी। ठीक है, कि थोड़ा सा टेस्टर्स को ना हम्बल होके सोचना पड़ेगा इसमें। हाँ जी। तो हर चीज में अगर ये बोलेंगे हम ना कि ये तो थिंकिंग प्रॉब्लम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम्म तो आप मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ये बोल के ह्यूमन क्रिएटिविटी बोल के इस दुनिया के एक किसी कोने में एक ह्यूमन बैठा है जिसकी क्रिएटिविटी को चैलेंज कर रहे हो आप। जब आप ये बोल रहे हो ना कि ये कोई ऑटोमेट नहीं कर सकता, इसी दुनिया के किसी कोने में एक बंदा बैठा है जो उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके। आप ये आयरनी नहीं समझ रहे हो बात की, कि आप ह्यूमन क्रिएटिविटी के नाम पर जो बात बोलते हो, आप किसी की ह्यूमन क्रिएटिविटी को चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब पाँव ना जमीन पे रख के बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बिल्कुल। ताकि हम ये ध्यान दे सकें कि इसमें से कितना हिस्सा ऑटोमेट हो सकता है और हमारी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। अब ये जो जरूरत वाला पार्ट है ना, इसमें हमें स्किल्स बनाने होते हैं। मुझे एआई एमएल से चवन्नी का डर नहीं है। एआई एमएल जो मर्जी, जितनी मर्जी, जिस मर्जी लेवल पे मेरे लाइफ टाइम में आ जाए, मैंने इतनी मेहनत की है ना, मैंने इतनी सेवा की है ना इस प्रोफेशन की, हम्म मैं रिप्लेस नहीं होऊंगा सब जगह। कुछ जगह हो सकता हूँ, बात यह है ना कि हमें ये नहीं देखना है कि क्या सारी दुनिया आके मुझे जप्फी डालेगी, वो नहीं है। हमें ये जी देखना होता है कि क्या इस दुनिया में ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें आज भी मेरी वैल्यू है। जी। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी वो वैल्यू बना के रखूंगा और बनाता रहूंगा सीख सीख कर। ठीक जी। है,
तो एआई एमएल की दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के नाम पे एक टेस्टर क्या करता है, बताइए आप। बहुत सिंपल है। प्लस माइनस एक दो इधर कर देता है, हाँ। पॉइंट वन इधर उधर कर देता है। तो हाँ। भाई अगर यही बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, इसको एक बेसिक अरिथमेटिक वाला बच्चा भी कर सकता है, तो एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स इसको एआईएमएल भी कर देगा। तो ऑब्वियसली। अगर आपकी स्किल की डेफिनेशन, इसको आप थिंकिंग थिंकिंग बोल के शोर मचा रहे थे सब जगह, तो आई एम सॉरी पर ये थिंकिंग, ये नहीं है वो थिंकिंग। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन टूलिंग के बिना आप कर ही नहीं सकते हो। आप क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स दे सकते हो, पर क्लास कोई इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग जिसको हम बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप पिक कर लो डिसेंटली कॉम्प्लेक्स, वो एक लेवल पे इतनी बड़ी हो जाती है कि आप टूल के बिना प्रॉपरली कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो नहीं। आपका दिमाग कहाँ पे लगेगा? पार्टीशनिंग में, कि इसका ये डायमेंशन है, इसके डायमेंशन की ये वैल्यूज, इसके डायमेंशन, तो अब आप वो डायमेंशंस और उसके रूल्स फीड करोगे, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेटोरियल मैट्रिक्स बनने वाला है, हाँ जी। वो आपको किसी टूल को दे के टाइम बचाना पड़ेगा क्या, ताकि कंप्लीटनेस की वजह से वो बने। इवन आप देखिए ना, ऑल पेयर्स जैसी सिंपल चीज में टूल आ गया था, है ना, कि क्योंकि एग्जैक्टली। आसान था। तो टेस्ट डिजाइन के अंदर भी टूल आते हैं। क्लासिफिकेशन ट्रीज हाथ से नहीं बनते हैं। तो ये एक एनीवेज एक और एग्जांपल है कि हाउ डू ऑटोमेट एन एक्टिविटी। टेस्ट डिजाइन के अंदर भी टूल्स होते हैं, डिसीजन टेबल्स बनाने के लिए टूल्स होते हैं, स्टेट मॉडल्स बनाने के लिए, उनसे टेस्ट डिराइव करने के लिए। तो इसमें देखिए, अब ये जो मॉडलिंग का पार्ट है, इनमें से कैसे डिराइव करने हैं टेस्ट, कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, यहाँ पे एआईएमएल आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। इसका अब एक लेवल ऊपर है। कौन से पैरामीटर्स होंगे, वो भी हिस्टोरिकल डेटा एआईएमएल इकट्ठा कर सकता है। बिल्कुल। तो इंसान का रोल, ह्यूमन का रोल कहां पे आया इसमें? क्या एआईएमएल ने सारे पैरामीटर्स कंसिडर किए? क्या उनकी ये जो वेटेज कंसिडर कर रहा है प्रॉपर कर रहा है? क्या उनके जो रिलेशंस ये इसमें बने हुए हैं, क्या वो रिलेशंस ठीक हैं? और इस सब के एंड में जो आउटपुट आ रहा है, कहीं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं? अब मुझे आप ये बताइए, इसके लिए जो लेवल ऑफ स्किल लगेगा, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट्स तो सारे ले गया एएमएल, तो एक टेस्टर की जो हमें स्किल चाहिए एआईएमएल के साथ असिस्ट करने के लिए, या एक, है ना, एक यूनिट एग्जैक्टली। बन के साथ चलने के लिए, क्या हम उन स्किल्स की बातें कर रहे हैं? नो। कि मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस टेस्ट ऑटोमेशन, क्या टेस्टिंग एक अच्छा प्रोफेशन है ना? इसको ये बोल दो, प्रॉब्लम खत्म, हमने प्रॉब्लम के साथ डील कर लिया, क्योंकि हमने इसकी एक डेफिनेशन क्रिएट कर लिया है। या जैसे आप वर्ड्स यूज कर रहे थे, एरर, फॉल्ट, फेलर, यस। डिफेक्ट, बग, और क्या बोलते हैं उसको, फॉल्ट एंड डिस्क्रिपेंसी, फेलियर्स। 8-9 वर्ड्स बना लिए, जबकि हम इस सम को प्रॉब्लम बोल के साइड में हो सकते थे, कि ये प्रॉब्लम इस नेचर की है, ये प्रॉब्लम इस नेचर की है, ये प्रॉब्लम इस नेचर की है। हम हाथ जोड़ सकते थे इसको, कि अब प्रॉब्लम से फोकस करते हैं कि ढूंढनी कैसे और फिक्स कैसे करनी है ना? एग्जैक्टली। पर हमारी सॉल्यूशंस टेस्टिंग कम्युनिटी की क्या होती है, कि हम एक डिक्शनरी लें और उसमें से जितने वर्ड्स उठा के और उनके टेस्टिंग टर्म्स बना सकते हैं बना दो, और उस पर पेपर छाप दो एक। तो हमें इसमें से बाहर निकलना है यार। ये ना, ये थिंकिंग नहीं है, एक डेफिनेशन बना लेना, एक स्मार्ट वन लाइनर बना लेना, स्मार्ट साउंड करना, है ना, ये सॉल्यूशंस नहीं है यार। ये मतलब कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है ना। बेसिकली। एनालॉजीज, टेस्टर को डॉक्टर के साथ कंपेयर कर देना, कभी डिटेक्टिव के साथ कंपेयर कर देना, कभी इसके साथ, मतलब आई डोंट नो। हमें चाहिए कुछ और हम कर कुछ और रहे हैं। एग्जैक्टली सर, जो भी आपने चीज बताई है ना, वो अगर मैं सीधा सिंपल भाषा में लेमैन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल है कि टेस्टिंग जी बग फाइंड तो करना ही करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसके बियॉन्ड जी सोचना वो टेस्टर की क्रिटिकल थिंकिंग आपकी समझ आती है, क्योंकि एंड सॉल्यूशन जब आपकी टिकट जा रही है वो वापस नहीं आनी चाहिए। वो टेस्टर का मेन एजेंडा यही होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव उसे कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले तो उसको उस लेवल पे सोचना चाहिए कि ये अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर चीज पे है तो मैं क्या वैल्यू ऐड हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये चीजें मैटर करती हैं जो मुझे लगता है। वैल्यू, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने। तो सर, जैसे अभी मैं ही कंप्लीट ही कर रहा हूँ, जैसे पर्टिकुलर चीज को वैल्यू वाली मैं बात करूँ, तो टेस्टर का मतलब अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट वाले के पास उसका पहला काम कोड लिखना है, यूनिट टेस्टिंग करना। और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो ए से लेकर जेड तक की टेस्टिंग के टाइप आ चुके हैं मार्केट में। वो एक बहुत बड़ा जी डिबेट का टॉपिक है। जी। डेवलपर के पास स्टैक ओवरफ्लो है, कोड फंसेगा, वहां से चला जाएगा, कम्युनिटी बनी हुई है, कर लेगा। सर टेस्टर के हम्म। पास क्या है? यार टेस्टर के पास भी बहुत कुछ हो सकता था।
अगर पढ़ लेता तो, है ना। पर हुआ क्या है कि आई थिंक कम्युनिटी है आसपास, हम लिंक्स बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मेंटरशिप एक अच्छी चीज होती है। तो ये सोच लेना कि हम अकेले ही दुनिया देख लेंगे, वो ठीक नहीं होता। तो जितना टाइम हम इस बात पे स्पेंड करते हैं कि मतलब ना, हम विक्टिम्स के तौर पे बहुत बिहेव करते हैं। मैंने ये देखा है कि हम्म, एवरेज टेस्टर आता है एक दिन पे, वो देखता है कि कौन मेरे मन की बात कह रहा है। अच्छा, इस हम्म, बंदे ने बोल दिया कि ह्यूमंस आर मोर इम्पोर्टेंट, टेस्ट ऑटोमेशन तो ऐसे ही है, ओह वाह मेरे मन की बात बोल दी, चलो मैंने इस सर्वे में ये क्लिक कर दिया या कमेंट में जी। एग्रीड और वंडरफुल शेयर लिख दिया, मेरा काम खत्म, है ना। हम्म, हम ये भूल जाते हैं कि डेवलपर, ज्यादातर जो डेवलपर बने कैसे बने, है ना। और हम्म, क्योंकि ये कंपैरिजन भी बड़ा चलता है, आज एक कमेंट था कि डेवलपर्स को टेस्टिंग नहीं आती, हमें ज्यादा आती है। ये जो बातें हैं ना, ऐसा नहीं ये है। मतलब इतनी चीप बातें हैं ना ये। मैंने हम्म, मतलब वही पूछा, यार यू सीरियस, सच्ची। हम्म, आप ये देखो कि जो टेक्निक्स हम आज तक यूज कर रहे हैं, जो हमने कभी बनाई नहीं बाद में, हम्म, वो डेवलपर वर्ल्ड से आई हुई हैं वो। तो जी। प्लीज कम ऑन, है हम्म, ना। ऑटोमेशन के भी जितने टूल्स हैं ना, ज्यादातर टूल्स डेवलपर्स के बनाए हुए हैं। हम उधार की चीजें यूज करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए, हम्म, है ना। कि सेलेनियम किसने बनाया? टेस्टर ने बनाया। या आप टेस्ट एनजी देख लो, या आप जे हम्म, यूनिट देख लो, यार सोचो तो सही ना, थोड़ा सा मतलब ह्यूमिलिटी, मैं वही ह्यूमिलिटी की बात कर रहा था ना, कि थोड़ा एग्जैक्ट। जमीन पे रख के हमें देखना है, हम्म, फालतू का शोर मचाना है। और जहां पे हमारे हक को लेके फालतू बात है, ताकि हम वो हम्म, वहां पे हमें सही लड़ाइयाँ लड़नी है, हमें हर लड़ाई नहीं लड़नी है। जी। फालतू की तो बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ क्रिएटेड जो लड़ाइयाँ हैं वो तो हमें करनी ही नहीं चाहिए यार, है ना। तो आप ये देखिए, मैंने ये क्वेश्चन बहुत टेस्टर से बहुत बार पूछा है कॉन्फ्रेंसेस में, 500 बंदा हम्म, बैठा है कि भाई आप में से कितने लोगों ने टेस्टिंग की किताब पढ़ी है कोई? दो ओके। चार हाथ उठते हैं यार, दो चार हम्म, हाथ उठते हैं, ठीक है। हम्म, और ये तो सर्वे आप कभी भी कर लीजिए कि टेक्निक्स पूछ लीजिए टेस्टर से कि कौन से यूज करते हैं। तो मैंने जी। क्वेश्चन हजारों हजारों टेस्टर से पूछा है। हम्म, तो बाउंड्री का नाम आ जाएगा कहीं पे, है ना। फिर कुछ ईसीपी एग्जैक्टली नहीं बोल पाते हैं ज्यादा, पर एटलीस्ट वैसा कुछ वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन यूज और कर देते हैं। यहाँ पे ज्यादातर आंसर्स, और कुछ लोग तो चुप ही हो जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ लिया, टेक्निक क्या होती है ना। हम्म, तो और फिर उसके बाद कुछ लोग बोल देंगे, स्टेट टाइप वर्ड आ जाएगा। स्टेट और ट्रांजिशन। कुछ, है ना, ट्रांजिशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, वो स्टेट वगैरह तक बोल देते हैं। फिर सीधा ही एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग बोल देते हैं, नो, जैसे वो कोई टेक्निक हो, है ना। नहीं है वो। तो यही लोग दूसरी जगह पे डिबेट करेंगे कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग टेक्निक नहीं होता, आईएसटीक्यूबी ने कैसे बोल दिया एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग टेक्निक है। पर जब इनसे ये पूछे कि कौन से टेक्निक यूज करते हैं, ये लोग खुद एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो और कुछ लोग टूर्स बोल देंगे, जेम्स जी। वेटेगर ने जैसे किताब लिखी थी, तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की पहली किताब आयरॉनिकली एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कम्युनिटी से बाहर लिखी गई थी, है ना। ओके। उसका भी बड़ा विवाद हुआ था। वो टूर्स की किताब है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम्म, पर एक हिस्सा है वो सिर्फ एक्सप्लोरेशन का। तो मैंने एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग वर्ड इसीलिए यूज करना बंद कर दिया था कि एक्सप्लोरेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। हम्म, वो कभी बातें बाद में करेंगे कि जी। जो क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी के आगे रखे थे, जो सुने हम्म, नहीं गए उस टाइम, ठीक है। हम्म, तो क्वेश्चंस मेरे बहुत पहले के, चेंजेस बाद में आए, 10 साल लग गए चेंजेस आने में। तो उस वक्त तो मुझे चुप करवा दिया गया था कि ये क्या बोल रहे हो तुम, है ना। ओके। हम इस बात पे वापस आते हैं जी। कि टेस्टर्स के पास क्या है। हम्म, टेस्टर्स के पास पहली बात यह है, जैसे आपने एक बात बोली, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि हम्म, आप भी, थोड़ा सा ना विचार में मुझे एक गैप दिख रहा है, सो इट वुड जी। हेल्प यू। हम्म, तो आपने जैसे बोला कि टेस्टर का पर्पस सिर्फ डिफेक्ट ढूंढना नहीं होता, ठीक है। हम्म, मैं मतलब ये पॉपुलर स्टेटमेंट भी है आजकल, आज 2-3 दिन में ही ये सर्वेज भी चल रहे हैं लिंक्डइन पे। एग्जैक्टली। इसको, इस विचार को, जब मैं कुछ बोलूंगा इसको टोटेलिटी में देखना है प्लीज, ठीक है। हम्म, इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पे नहीं देखना। आई एम वेरी बैड एट इट कि मेरी एक स्टेटमेंट को कोई कोट कर दे, उसके पीछे जी। का विचार जब तक नहीं समझेंगे, तो फालतू की कंट्रोवर्सी है, फालतू की, जी। मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ कभी। टेस्टर का पर्पस डिफेक्ट ढूंढना ही होता है, कोर। मतलब अगर कोई एक चीज हमें बोले ना कि एक हम्म, चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि तुम दूसरा वर्ड ही नहीं बोल सकते हो, हम्म, कि तुम्हारा काम क्या है, आप एक बार के लिए डेफिनेशंस वन लाइनर्स भूल जाइए,
हम्म। आपके मन से, सच्चे मन से डिफेक्ट वर्ड निकलेगा, पहला वर्ड। एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी हम्म। चीजें बाद में। तो हमारा वो नाता है डिफेक्ट वर्ड से, और सिर्फ हमारा नहीं है। ठीक है, आप आई थिंक एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन कम्युनिटी काफी फॉलो करते हैं। ठीक है, यस। तो आप कैम कैनर जो है वो इसके ओरिजिन में है। ठीक है, हम्म। आप कैम कैनर के पर्सपेक्टिव को देखिए कि जब वो टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स की बात करते हैं, और हाँ जब जी। वो ये बात करते हैं कि हमें कौन से वैल्यूज पिक करने चाहिए, है हम्म। ना, कौन से वैल्यूज पिक करने चाहिए, आप क्लियरली देखेंगे कि वो बोलते हैं कि हमें कोई स्टैटिस्टिशियन क्या बोलते हैं यार, जबान अटक रही है, स्टैटिस्टिशियन, हाँ, हमें वो नहीं स्टैटिस्टिशियन। करना है। और ना, हमें उधर नहीं जाना है, हमें वो वैल्यूज पिक करनी होती हैं जिनमें probability ऑफ अ प्रॉब्लम इज मोर। ओके। तो हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड वैल्यू पिकिंग का फोकस होता है जब हम हम्म। टेस्ट डिजाइन, इस हम्म। सोच से इफेक्ट की सोच शुरू हो जाती है। वो एग्जैक्टली। लाइन आपको इस कम्युनिटी में नहीं मिलेगी, आयरॉनिकली, मतलब ये आयरनी है कि आप अगर किसी को सुन रहे हो तो यार पूरा सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि उसकी एक विचारधारा है ना, इसकी एक जी। सोच है। यही सोच बेस है रिस्क बेस्ड टेस्टिंग का। ओके। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल प्रॉब्लम, है ना। एग्जैक्टली। जी। तो अब डिफेक्ट डिफेक्ट बोल के क्यों, प्रॉब्लम वर्ड बेटर है ना, तो मैं ये वही कि आपको पहले एक वर्ड को जनरलाइज करना पड़ेगा, आपको डिफेक्ट, एरर, फॉल्ट, इसको थोड़ा दूर रख के एक हम्म। वर्ड के लिए, इशू, प्रॉब्लम, एक जनरल वर्ड। हम्म। तो टेस्टर का पूरा जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स ढूंढना ही होता है, जी। क्योंकि हमारे पास वही कॉस्ट टाइम की बात है ना, जी। कि कॉस्ट लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो हम सारा कुछ तो नहीं कर सकते। तो हाँ जी। हम कुछ जब टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि यार जो प्रॉब्लम्स यूजर को हो सकती हैं वो प्रॉब्लम्स मैं इंटरनली विद इन द फैमिली बता हम्म। दूं, ताकि हम घर में ये एग्जैक्टली। बातें फिक्स कर लें कि इससे हम्म। पहले कि कोई यूजर हमें बुरा भला बोले या वो हमारा प्रोडक्ट ही छोड़ दे यूज करना। हमारा कोर पर्पस ही ये है ना। एग्जैक्टली। तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि हम्म। नहीं, इट देयर समथिंग मोर टू इट। लोग ये भूल जाते हैं कि इस एक चीज को करने में ही जान निकल जाती है। हम्म। इसको, एक चीज को सही से करने के आसपास ही हमारा प्रोफेशन बना हुआ है, और हम्म। इस एक के आसपास ही असल में ऑटोमेशन और टेस्टिंग की बहस होनी चाहिए एग्जैक्टली। कि ऑटोमेशन किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हम्म। ढूंढ के बता सकता है, उसमें डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है आपका। हम्म। और जब एक ह्यूमन उस प्रॉब्लम को देखता है तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ एक ह्यूमन ढूंढ सकता है, जिसमें इंस्टिंक्ट हो, जिसमें एक टेस्ट की बात हो, जिसमें एक पर्सपेक्टिव की बात हो कि यार मुझे ये दो रंग पसंद नहीं आ रहे, है ना, हम्म। नहीं पसंद आ रहे तो नहीं पसंद आ रहे। अब ये आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो, है ना, हाँ, आप ये बिल्कुल नहीं। परसेप्शन ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो अगर हम इस नजरिए से जब हम अपने प्रोफेशन को देखें, और जैसे सैंपल्स चूज करने हैं या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, दो तरह की होती है, एक दो वैल्यू वाली होती है, एक तीन वैल्यू वाली होती है ना। एक बोरिस बीजर ने बनाई, एक बाद में फेमस हो गई कि बाउंड्री पे कितने वैल्यूज पिक होने चाहिए। हम्म। उसके अंदर भी यही फोकस है कि टाइम कितना है और हमें कितना कॉम्प्रिहेंसिव लेवल चाहिए। गलत जी। सही दोनों में कुछ नहीं है। आप देखेंगे लोग बोलेंगे थ्री वैल्यू वाली गलत है, गलत नहीं है, हम्म। उसका यूज केस है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो ओके। आप ये देख रहे हो कि किन चीजों के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम होने की। फिर से वही आ गया, वही प्रॉब्लम। एक पूरा एक सुपर सेट हो गया एक तरीके से। परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग जब आप करते हो तो आपके पास लेट से 50, 60, 70, 100 यूज केस है, आप सारे जी। नहीं सिमुलेट, ठीक है। हम्म। आप उनमें से जब चूज करते हो कि हम्म। क्या किया जाए, तब भी आप प्रॉब्लम को फोकस करके चूज करते हो। तो प्रॉब्लम इज एट द हार्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस टेस्ट। उसका पूरा डिजाइन में, उसका वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो हम बोलते हैं, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। जी। सिक्योरिटी टेस्ट जब आप करते हो तो वेरिएबल्स इतने ज्यादा हैं कि आप हंड्रेड हम्म। परसेंट नहीं कर पाओगे। तब भी आप उसमें चूज करते हो कि कौन से इनपुट वेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम एक सबसेट चूज करेंगे, उसमें क्या सोच है, ओके। उसमें भी प्रॉब्लम सोच है। तो ये सुनने में छोटी लगती है बात, पर हमारा असल में प्रोफेशन इसके आसपास ही है। हमारा हम्म। पर्पस यही है कि हम प्रॉब्लम्स को जल्दी से कम कीमत में ढूंढ के कंपनी को टाइम पे बता दें। ये है हमारा प्रोफेशन। इसके एग्जैक्टली। बाद है शोर।
उसको आप जो मर्जी बोलते रहे, हम मेथड्स पे डिबेट करते रहे, या इसको ये बोलना है उसको वो बोलना है, मेरा वो काम नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स आई थिंक बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो पॉलिटिकली करेक्ट शायद ना हो, है ना, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, पर मेरा पर्पस किसी को बुरा लगवाना नहीं है। मेरा पर्पस है कि यार अच्छी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्यों शोर करना है, क्यों इतना शोर मचाना है, काम करते हैं ना जी। सर आपने काफी सारा बोल्ड, मतलब जो मेरे को एक, जो मेरे अंदर एक, जो मेरे को मिथ बनता था कि ये वाला चीज का मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, अब मेरे को तो पर्टिकुलरली, मैं तो को तो एकदम एकदम क्लियर हो गई ये पर्टिकुलर चीज, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिजोल्व करवाना, ये भी चीज मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला पॉइंट एक बिल्कुल मेरे को बहुत एक बिल्कुल। बड़ी लर्निंग है इस पॉडकास्ट में, जो मैंने को आज तक एक मेरे मन में मिथ था वो भी ब्रेक हो गया। अब सर एक और मिथ को जी मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। ये मेरा जी था, हो चुका है ब्रेक, बट स्टिल कुछ परसेंट बचा है, लेकिन जो आने वाले टेस्टर्स हैं उनके मन में बहुत 100% अभी तक ब्रेक नहीं है। आज के टाइम पे ना ट्रेंड चल रहा है, जी। आई एम अ नो कोड बिलीवर। ओके तो ओके, ये नो कोड टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, किस में बोल रहे हैं आप एग्जैक्टली, मतलब? नो कोड बिलीवर में, नो कोड बिलीवर, मैं कोड नहीं करना ओके चाहता। और टेस्टिंग का मतलब, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम अपने ही, अभी जो अपनी जर्नी शेयर करता, आपने बताया था कि कि मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो ऐसे ऑटोमेशन ये चीज होती थी, और फिर वहां से चीजें हुई, और फिर ऑटोमेशन का मतलब एक्टिविटी से है, इन शॉर्ट जो आपने चीज बताई, मैं उसी चीज को पिक कर रहा हूँ यहाँ पर। होता क्या है कि जी सेलेनियम है, सेलेनियम का वर्ड जहाँ पे आता है तो वहां पर समझ आता है कि भैया या तो डेवलपर टेस्टर बनने वाला है, ऑटोमेशन टेस्टर, नहीं तो मैनुअल टेस्टर ऑटोमेशन की टेस्टिंग की राह में चलना स्टार्ट हो गया। जहां सेलेनियम आ गया जी वहां पर आपने एक चीज को ब्रेक कर दिया कि अगर तुम्हें सेलेनियम के साथ जावा करना है तो तुम जावा पहले ही कर लो ना, बाद में सेलेनियम कर लेना, बात तो वही होगी। आपने बेस बिल्कुल बता जी। दिया। लेकिन आज के टाइम पे ना दो चीजों में डिफरेंशिएशन मेरे को बहुत आपके एक्सपीरियंस से एकदम क्लैरिफाई करना है। एक होता है नो कोड, एक होता है लो कोड। इसको लेकर बहुत डिबेट है, नो कोड ओके लो कोड। एंड ओके। कंपनीज में आज के टाइम पे जो बहुत बड़ी कंपनीज एमएनसीज में जो हायरिंग हो रही है ना, वो ये हो रही है कि जो जेडी में लिखा होता है कि आपको ये वाला ना नो कोड लो कोड का सोल्यूशन आना चाहिए। जी अब उसका क्या, जी जिसको सेलेनियम में इतनी अच्छी पकड़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि नो कोड लो कोड के लिए जो इतने बड़े हैवी एक्सपेंसेस आपको पर मंथ देने पड़ते हैं, इतने तो किसी की सैलरी नहीं होगी, जितने ज्यादा तो उसको पे करके सीखना पड़ेगा। अब सेलेनियम ओपन सोर्स है, मुझे तो कुछ करके मैं कर सकता हूँ ना अपना। तो मैं ये ब्रेक मिथ को करना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ऑल्दो ये क्वेश्चन को मैंने काफी ब्रॉड वे में लाने के लिए थोड़ा सा लेंथी कर दिया, बट इसमें भी स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका वही क्वेश्चन एक है, पर पर्सपेक्टिव्स काफी हैं, तो लेट्स सी किस आती है बात, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं बात करने के लिए अलग अलग, ठीक है। जी। तो पहली बात तो जब एजाइल आया था ना, मैं मजाकिया किस्म का बंदा हूँ, मुझे ना हर चीज में थोड़े मजाक दिखते हैं। तो जब एजाइल आया था और उसका बहुत शोर था, तो मैंने मजाक किया करता था कि तुम देखना एक दिन ना, ये बोलते हैं लीन है, एक दिन लीन एजाइल भी आएगा। हम्म। और लीन एजाइल आया, लीन ओके। एजाइल आया। हम्म। वो मजाक था। तो मतलब उस स्लाइड में मुझे याद है कि लीन स्किनी एजाइल, स्किनीएस्ट एजाइल, ऐसे करके मैंने मजाक किया था, क्योंकि हम्म। लोग रुकते नहीं, लोग रुकते हम्म। नहीं है काम पे। और हमें क्या होता है कि जब हम कुछ नई चीज बनाता है, हम्म। कोई भी इंसान, तो उसको बोलता है इसको नाम क्या दूं ताकि ये दिखे। तो फिर उसको नाम भी नए नए कॉइन करने होते हैं, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। ओके। जैसे मैंने रिसेंटली पोस्ट भी डाली थी कि यार वाटरफॉल जिस पेपर को हम एट्रीब्यूट करते हैं, जाके पहले वो पेपर पढ़ लो, हम्म। तो तुम्हें उसमें एजाइल दिख जाएगा, तुम्हें उसमें वी भी दिख जाएगा, हम्म। उसमें तुम्हें वाइस की फिलॉसफी भी दिख जाएगी। इनफैक्ट एजाइल वालों ने वहां से आइडियाज पिक किए हैं, वो उसको क्रेडिट भी देते हैं उस पेपर को। तो ओके। मतलब सब चीजों का आंसर असल में क्या है कि पहले पढ़ लो यार, पहले पढ़ लो, ठीक है, ये एक बात है, ये एक बात है। अब रहा ये लो कोड नो कोड, फ्रैंकली मुझे नहीं पता दोनों का डिफरेंस क्या है, या लाइन कहाँ पे ड्रॉ की जाती है, क्योंकि मैं उन थ्रेड्स पे फॉलो अप नहीं कर रहा हूँ। पर मैं हम्म। इससे रिलेटेड एक बिल्कुल सिंपल बात करना चाहता हूँ, ठीक है। जी। उससे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। आपने बोला कि टूल की कॉस्ट ये पड़ रही है और सेलेनियम ओपन सोर्स है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे ना, सेलेनियम सही दोनों थॉटवर्क्स में बने थे, ठीक है। हम्म। तो सही नारायण रमन का टूल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस पर, और ओके। उस वक्त भी वो बेटर था, हम्म। ठीक है। अभी मेच्योरिटी लेवल पे है। तो अगर आपके पास ऐसी टीम है जिनके कोडिंग स्किल्स लेवल पे नहीं है, तो किसी कमर्शियल टूल पे स्पेंड करना कोई बुरी बात नहीं होती। ओके। बैक टू जो आपने आरओआई की बात की थी, हम्म। ठीक है।
जी। कि आप सिर्फ इस जिद में कि ओपन सोर्स है, फ्री कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं फ्री होता। तो आप जो काम दो तीन लोग कर सकते थे उसकी जगह, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग स्किल प्रॉपर नहीं है, आप 8-10 बंदे उस पर लगा रहे हो, और जी। 2 साल के बाद वो ऐसा कोड प्रोड्यूस करते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट में मैंने 97%, 97% कोड रिडक्शन किया था। ओके। इतना घटिया। हम्म। और कम से कम कोड रिडक्शन मैंने कभी भी किसी टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क रिव्यू में किया है, वो हम्म। 60 से 65% है। इतना बुरा कोड लिखा जाता है हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये एक ओके। फैक्ट है, वही ह्यूमैनिटी वाली बात है, ठीक है। जी। कि आप सीख रहे हो, ठीक है। हम्म। उस सीखने का बोझ आप कंपनी पे कितनी देर तक डाल रहे हो, ये सोचने की बात होती है। और जी। कंपनी ने अपनी आंखें खोली हुई है कि नहीं, उनको एक कॉस्ट हम्म। दिख रही है कि नहीं, कि हम्म। मतलब ठीक ठाक लाइसेंस कॉस्ट की टूल पे स्पेंड करने में कोई हर्ज नहीं होता, हम्म। पर उसका एक लॉन्ग टर्म असर है। और उस रास्ते पे जैसे सही अभी चल पड़ा है, ये नो कोड उस तरफ, ठीक है। हाँ। अब उ- उसका ट्रिकी पार्ट क्या है? उसका ट्रिकी पार्ट वही है जो कीवर्ड ड्रिवन टेस्ट ऑटोमेशन का था सालों पहले, ओके। ठीक है। हम्म। जैसे एक कंपनी है, उसमें 10 लोग फ्रेमवर्क डिजाइनर हैं, हम्म। वो एक फ्रेमवर्क बना देते हैं। उसके बाद 400 लोग, मैं कोई नंबर्स हवा में फ्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एक कंपनी के फिगर्स हैं ये, कि 400 लोग बैठ के अब ऑटोमेशन करता है उन कीवर्ड्स के साथ। तो वो ओके। उनका वो क्या करते हैं, वो बेसिकली हम्म। एक एक्सेल खोलते हैं, उस हम्म। उनको इंग्लिश में जो भी दिया गया है स्टेप्स लिख देते हैं। तो जी। ये लोग, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं ओके। है। ठीक है। अगर कंपनी सोचती है कि अच्छा फ्रेमवर्क है, हमारा पैसा बच रहा है, और हमारे मैनुअल टेस्टर्स, जिनको मैनुअल टेस्टर्स हम बोलते हैं, वो टेस्ट डिजाइन पे फोकस करें, जो अच्छी हाँ जी। बात है। जी। वो कोडिंग सीखें, वो अपना ही सारी एनर्जी टेस्ट डिजाइन पे लगाएं, अच्छे अच्छे टेस्ट केसेस बनाएं, और हम्म। उनको एक्सप्रेस इस तरह से वो कर पाएं कि वो ऑटोमेट भी हो गए। तो फिलोसॉफिकली कुछ गलत नहीं है इसमें। हम्म। गलत क्या होती है कि ये जो 400 लोग हैं, ये वापस आके अपनी प्रोफाइल में अपने आप को टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर घोषित कर देते हैं। ओके। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है, ये अभी भी मैनुअल टेस्टर्स हैं। ये सच अगर वो अपने आप को बोलते रहें, क्योंकि इसमें देखिए गलत नहीं है, जो उन्होंने किया गलत नहीं है। हम्म। वो अपने कोर टेस्टिंग डिजाइन पे फोकस कर पा रहे हैं, और कंपनी में जॉब भी रख पा रहे हैं, कंपनी भी खुश, ये भी खुश, सब कुछ मस्त है ना। जी। पर ये 400 लोग आके अब क्या करते हैं कि ये टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर अपनी प्रोफाइल में लिख देते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेट कर रहे थे टेस्ट। ओके। ये ऑटोमेट नहीं कर, ये ऑटोमेशन की स्किल उन 10 लोगों की है जिन्होंने वो फ्रेमवर्क बनाया था। हम्म। तो अगर आप एक नो कोड सॉल्यूशन यूज कर रहे हो टेस्ट ऑटोमेशन के लिए, हम्म। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। अगर वो मैच्योर सॉल्यूशन है, वो डिलीवर कर रहा है जो वो टूल प्रॉमिस करता है, और वो तो फिर अलग अलग वही क्वालिटी ऑफ टूल्स तो यार वेरी करेगा, है ना। हाँ जी। कुछ जी। लोग नो कोड बोल के आपको उल्लू बनाएंगे, कुछ नो कोड बोल के आपको अच्छी चीज भी दे देंगे, है ना। वो आरपीए वगैरह, वो अच्छी बुरी, वो सब टूल्स होते हैं। तो उसका एक हाँ जी। जनरल ऐसे ही ब्लैंकेट कवर स्टेटमेंट दे देना कि वो वही ह्यूमन क्रिएटिविटी की बात है ना। नो बिल्कुल। कोड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस हम्म। दुनिया में कुछ लोग होंगे जो उसको अच्छे से हैंडल भी कर रहे होंगे, हमें ये मान लेना चाहिए, कोई हम्म। हर्ज नहीं है मानने में। ठीक है। और वो लोग 10%, 5% होंगे, ज्यादातर शोर शराबा होगा और आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। ये भी दूसरा सच है, कीवर्ड ड्रिवन में भी हमने वही देखा है, गherkin में भी हम वही देखते हैं। हम्म। किसी भी एब्स्ट्रैक्शन लेयर में उल्लू बनाना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो भीड़ है, जो भीड़ ज्यादा होती है ना, कि अगर नो कोड सोल्यूशन आ गया, तो देखिए जिसने वो टूल बनाई उसकी टेस्ट ऑटोमेशन की और प्रोग्रामिंग की स्किल, डिजाइन की स्किल का लेवल देखिए, उसके लिए ऑब्वियसली। बहुत अच्छा है, हम्म। उसके लिए बहुत अच्छा है। हम्म। अगर नो कोड टूल में से किसी ने टेस्ट ऑटोमेशन सीखनी है, उसका एक ही तरीका है, ये टूल बनाओ। ओके। आपकी स्किल का लेवल ऑटोमेशन का कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने हम्म। कोड लिखा, तो वो हम्म। तो एक पार्ट था। उस कोड के ऊपर आपने जब ये मॉडलिंग करनी है नो कोड सोल्यूशन की, इसमें हम्म। जो डिजाइन पैटर्न लगेंगे और इसके हम्म। लॉजिक ब्लॉक्स जैसे आप स्प्लिट करोगे, ये आपको ठीक। इतना कुछ सिखा के जाएगा ऑटोमेशन हम्म। के बारे में, कुछ और चीज सिखाई नहीं सकती। आप बहुत अच्छे फ्रेमवर्क डिजाइनर बन जाओगे, ठीक है। हम्म। एग्जैक्टली। तो जो बना रहा है नो कोड सोल्यूशन, हम्म। वेरी गुड, करते रहो, ठीक है। ओके। जो उसको यूज कर रहा है, वो पहले तो ये देखे कि अच्छी बुरी सोल्यूशन का फर्क क्या होता है, ये हम्म। हेल्प कर रहा है कहाँ पे, वो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। पर जब ये बंदा वापस आता है,
तो अपनी प्रोफाइल में आके टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर ना लिखे, क्योंकि ये झूठ है। हम्म। ये झूठ, वो ओके। ऑटोमेशन में कर तो दी उसने, पर ऑटोमेशन वाली स्किल उसमें है नहीं, हम्म। वो नहीं है। ठीक है। ओके। तो आई थिंक इस तरफ बढ़ भी रहे हैं, और ये एक तरह से अच्छा हो सकता है कि अगर ये सॉल्यूशंस मैच्योर हो जाएं, तो ओके। अगर हम प्रोग्रामिंग से उसका टेक्स्ट पार्ट बाहर निकाल देंगे इससे, है ना, या डिजाइन में से, तो होती क्या है, मतलब अल्टीमेटली क्या है, लॉजिक ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। कुछ चीजें उसमें चलनी चाहिए अनलेस कोई प्रॉब्लम आए। जी। कुछ चीजें कंडीशनल पाथ में जाती हैं, हाँ कुछ जी। में पाथ्स मल्टीपल होते हैं तो स्विचेस आ गए आपके, है ना। कुछ चीजें रिपीट होती हैं तो वहां पे आपका लूपिंग कंस्ट्रक्ट आ गया। हाँ जी। ठीक है। तो ऑन द सिंटेक्स यही तो आप मैनुअल टेस्टिंग में भी सोचोगे ना। यस, यही बेस रहते हैं। मॉडल टू मॉडल कॉल करना, ये क्या है कि जब आप जैसे जैसे दो स्क्रीन्स लिंक करते हो माइंड में, या हम्म। यहाँ का लॉजिक वहां को कॉल कर रहा होगा, हम्म। तो एटलीस्ट ये लॉजिक आप अपने मन में डेवलप रखो। वो ओके। आपको एनीवे मैनुअल टेस्टिंग में हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि प्रोग्रामिंग सीख लो, आपको वो एक लॉजिकल एपिटाइट देता है। हम्म। आप ये मत सोचो कि मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टर हूँ, जैसे हम बोल देते हैं ना, हमने टेस्टिंग से टेस्टर टाइप ही बना दिए हैं अभी। तो ऐसा नहीं वेट होता मत, बल्कि। बस सीख लो ना, क्या अर्ज है। प्रोग्रामिंग सीखो, आपके माइंड में के अंदर वो एक सटल असर डालती है प्रोग्रामिंग, एग्जैक्टली। कि आपका लॉजिक सेट होना शुरू हो जाता है टेक्निकली। हम्म। इनको आपको बहुत मदद करेगा। और मत, आपको नहीं मना ऑटोमेशन का, मत करो, हम्म। पर ये आपके जो टेस्ट डिजाइन स्किल है उस पे भी असर डालेगा, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। ओके। तो प्रोग्रामिंग और टेस्ट ऑटोमेशन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हम्म। मुझे इनमें से अगर पिक करना हो, मैं हमेशा प्रोग्रामिंग पिक करूंगा। हमेशा मैंने ओके। कभी लोगों को ये नहीं बोला कि क्योंकि तुम्हें टेस्ट ऑटोमेशन सीखनी है तो पहले कोडिंग सीख लो, बात वो है ही नहीं। मैं हम्म। हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई टेस्टर, कोडिंग हम्म। सीख लो यार, हेल्प होगी। ट्रू। ठीक है। एग्जैक्टली। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, आपने बोला कि और कोई भी चीज करो उससे हेल्प होना चाहिए और आपका प्रोडक्ट अच्छा डिलीवर होना चाहिए। एंड गेम तो किसी भी कंपनी का यही होता है। लेकिन सर, मैं आज के टाइम पे ये देखता हूँ कि जैसे स्मॉल सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब जितना मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस किया है और जितना मैंने अभी तक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, तो मेरे को एक एवरेज आप कह सकते हो कि डेटा मिला है कि 3:1 का रेशो चलता है। 3:1 का रेशो मतलब मेरे पास एक टीम है जिसमें टोटल 4 लोग हैं। एक टेस्टर है, बाकी 3 प्रोफाइल्स में डेवलपर, 2 डेवलपर और एक बीए आ गया। मतलब जी 3:1 का रेशो ये चल रहा है, और कहीं कर पे 3 डेवलपर पे एक टेस्टर भी है, ये भी रेशो चल रहा है। बट सर, जी डेवलपर अपना कोड लिख रहा है, वो देखो उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट हो चुका है। आज उसको सेल्स फोर्स में करनी है तो एपेक्स सीख लेगा तो सेल्स पर डेवलपर बन जाएगा। रूबी ऑन रेल्स जी सीखनी है तो रेल्स फ्रेमवर्क है, रूबी लैंग्वेज सीखी तो रूबी ऑन रेल्स डेवलपर बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। टेस्टर के पास ये छूट नहीं है, हमारे पास। तो मेरे जी को यही चीज यहाँ से ये चीज पूछनी है कि आपका जो टूल सिलेक्शन होता है वो बहुत मैटर करता जी है इस पॉइंट इन टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे टूल्स आज के टाइम पे अवेलेबल है मार्केट में, जो एक सिंगल अम्ब्रेला में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी में सेल्स फोर्स का डिपार्टमेंट है, डॉटनेट है, जावा है और मोबिलिटी डिपार्टमेंट है, तो 4 डिपार्टमेंट के लिए एक मेरे पास एक ऐसा टूल है जिसका नाम है जोन। जोन एक टूल का नाम है। मैंने वो टूल को जी परचेज कर लिया और वो मेरे को चारों बेनिफिट्स दे रहा है उस पर्टिकुलर टूल को यूज करने पे। तो जी और दूसरी तरफ एक मेरा एक और टूल है जिसका नाम है आप कह सकते हो उसका नाम अभिषेक है, एक टूल है। और अभिषेक नाम जी का जो टूल है वो सिर्फ सेल्स फोर्स पे डिपेंडेंट है। और एक हम्म अभी और दूसरा टूल है जो सिर्फ मोबिलिटी वाले पे डिपेंडेंट है। तीसरा एक ऐसा ही टूल है जो अलग डिपार्टमेंट पे। तो जो जी टूल सिलेक्शन होता है वो टेस्ट लीड जी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो अपनी टेस्ट को किस तरीके से रन करते हैं, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल बिजनेस अप्रूवल्स के या बिजनेस जो मैनेजरियल अप्रूवल्स के जो सो कॉल्ड टर्म्स हमारी बनी हुई है यहाँ पर भी, उसके बिना अप्रूवल के आप अपने अपने प्रोजेक्ट में उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो एज अ जी टेस्ट लीड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग टीम को रन करने के लिए कौन सा टूल बेहतर है, इसको अप्रोच करने के लिए कौन से पैरामीटर्स जो आप सजेस्ट करोगे जो हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम टूल सिलेक्शन के चक्कर में ही ना, हम सिर्फ 6 महीने R&D में ही लगा देते हैं और इतने देर में जो टेस्टर इंटर्न होता है वो एम्प्लॉय बन के दूसरी कंपनी में चला जाता है। मैं इसके ऊपर आपका जी। व्यू जानना चाहता तो फ्रैंकली ये क्वेश्चन मेरे लिए मतलब आंसर करना डिफिकल्ट भी है और ऑनेस्ट भी नहीं रहेगा, हूँ। क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिक रोल प्ले नहीं किया है। मतलब ओके। मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट रहा हूँ, और टेस्ट ऑटोमेशन में मैंने क्या किया है कि मैंने रिस्क लिए हैं अपने करियर में, और मैंने सिर्फ वो प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें टूल की चॉइस मेरी थी। एग्जैक्टली।
तो मतलब सही नहीं रहेगा कि मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करूं। मैं अपना विचार दे दूंगा, हम्म। पर उसको वो वेग टाइप से जैसे होता है ना, कि मतलब ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। हम्म। पहली बात तो यह है कि टूल की सिलेक्शन सिर्फ टेक डिसीजन नहीं होता, एक बिजनेस डिसीजन होता है। जी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें इवन कॉन्ट्रेक्चुअल और वो सारी चीज़ें भी आती हैं, तो वो एक फैक्टर आएगा इसमें, ठीक है। जी। दूसरी कॉस्ट की, वो जो है ओपन सोर्स वर्सेस कमर्शियल, और कमर्शियल के अंदर कितना बजट, और वो आएगा। तो अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि यार एक टूल खरीदो और उसके साथ सारे तरह के हमारे काम हो जाए, है ना। कंपनी वही चाहेगी कि मैं चार कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करूं, हमें चार टूल दिखते हैं, कंपनी को चार हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और उनका कितना कहाँ पे है, फॉलो अप है, उनके ओवरहेड्स वगैरह वो सब आते हैं, जो छोटी कंपनी में क्लियर नहीं होता, बड़ी कंपनीज में बड़ी हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी। एग्जैक्टली। हम्म। बड़ी कंपनी उतना ही टूल इंट्रोडक्शन का प्रोसेस लंबा, हम्म। ठीक है। पर होता क्या है कि आप ये देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक टूल्स होते हैं वो आपको हमेशा बेटर डिलीवर करेंगे, हमेशा, है ना। वो जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन, वो इंसानों का जो फर्क है वही टूल का फर्क होगा। बिल्कुल। अगर किसी टेक के रिलेटेड टूल बनाया है उस टेक के आसपास, तो उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और वो आपको ज्यादा प्रोविजंस दे देगा। पर जी। एक जनरल टूल, जैसे आप सेलेनियम देखिए, सेलेनियम में आर्किटेक्चरली क्या है, कोर लाइब्रेरी है, फिर हम्म। उन्होंने बाइंडिंग्स का कॉन्सेप्ट बना दिया और बीच में हम्म। ट्रांसलेशन लेयर बना दी। हम्म। तो अब वो ट्रांसलेशन लेयर फिर नहीं सफिशिएंट होती, आप उसके ऊपर एक और एब्स्ट्रैक्शन डाल देते हो कि नहीं नहीं, मुझे तो इस पे भी करना है, मुझे विंडोज पे भी करना है। तो ये सारा जो मल्टी टूल्स मल्टी टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, ये एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन का खेल होता है। तो जितनी लेयर्स आप बनाते जाओगे, आप ये हम्म। देखेंगे कि ये टूल्स स्लो भी होते हैं। हम्म। ये स्लो होंगे, पर उस स्लोनेस को कवर करने के अगेंस्ट हो सकता है आपको ये इजी टेस्ट राइटिंग की सपोर्ट भी दे दें। एग्जैक्टली तो यही होता किसी है। एंगल से ये एक सिंपल एंगल से देखने वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको टेस्टर का स्किल सेट भी देखना पड़ेगा। हम्म। कई बार आप कंपनीज में देखेंगे कि डेवलपर्स इस डिसीजन को गवर्न कर देते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम सेलेनियम मत यूज करो, तुम ना ये साइप्रस टाइप टूल यूज करो, तो तुम्हारी कोडिंग लैंग्वेज भी वही डिटरमिन कर देंगे कि क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो हम्म। क्योंकि वो स्किल करता है, तो तुम भी जावास्क्रिप्ट में ही काम करो। तो इवन जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चॉइस भी आपकी नहीं रहती कई बार, ठीक है। एग्जैक्टली। हम्म। तो मतलब मैं ये देखता हूँ कि डेवलपर्स की भी लाइफ कोई बहुत आसान नहीं की है दुनिया ने। तो हम्म। अगर 20 साल पहले एक डेवलपर था, बंदा सोचता था यार मैं यूआई डेवलपमेंट में चला जाता हूँ, ये फुल स्टैक बोल के डेवलपर्स को भी काफी पंगे में तो डाला है कि थोड़ा सा ये भी सीखो, थोड़ा ये तुम्हें डेटाबेस भी आना चाहिए, तुम्हें ये भी आना हम्म। चाहिए, तुम्हें ये भी आना चाहिए। तो ओके। इट्स ये तो जनरल बात है कंपेटिटिव एज की, कि हम्म। लाइफ सबके लिए ही मुश्किल होती जा रही है। तो तो इन क्वेश्चंस के ना हम क्या करते हैं, हम मतलब ये सोचते हैं कि इनका कोई एक परफेक्ट अच्छा आंसर एग्जिस्ट करता होगा, पर वो असल में बेसिक सी बात है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो जी। आंसर नहीं है। तो हम्म। उसको चेज करने का फायदा ही नहीं है। तो आप जिस सिचुएशन में है, अगर छोटी कंपनी है, वो एक डेव टेस्ट रेशो के साथ चल रही है, तो यार वो कॉस्ट कंस्ट्रेंट भी तो हो सकती है। हमें ये देखना होता है कि ये सोच की कंस्ट्रेंट है कि कॉस्ट की कंस्ट्रेंट है। कॉस्ट की कंस्ट्रेंट तो हम फिर उसके अंदर उसमें भी हम सोचेंगे कि हम कैसे, मतलब क्या कोई ऐसी टूल है जो ये सपोर्ट कर दे पर इस कॉस्ट के ब्रैकेट के अंदर आती है, हम्म। वी बिल्ड अ केस फॉर इट। अगर सोच की कंस्ट्रेंट है, हम्म। तो वो तो फिर कन्वर्सेशंस लगेंगे, कई बार आपको कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तो वो तो ओके। बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोगों के मैटर्स तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको मैं आप ऐसे बैठ के क्या सॉल्व कर रही हैं उसमें से, है ना। एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्टली। तो एजुकेशन की बात है, हम ट्राई कर सकते हैं उसमें कि टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस बनाई जाए कंपनी के अंदर, है ना। हम्म। या जैसे अच्छे लोग हैं जो जिनका काम है टेस्टिंग में, उनके वीडियोस, उनके बुक्स, एक लाइब्रेरी बना दो। या एक धीरे धीरे एक कल्चरल चेंज चाहिए होगा ऐसी कंपनी में। ओके। तो और उसके बाद क्या ये कंपनी की प्रॉब्लम है कि एक एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है जिसके हाथ में अभी बागडोर है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसके इसके कोई सीधे आंसर्स नहीं है। ओके। एटलीस्ट मतलब क्योंकि मैं मैनेजर बना नहीं हूँ लाइफ में कभी, मैं इंडिविजुअल लेवल पे ही काम किया मैंने 20 साल में। मेरे पास इसके ना वो स्ट्रेटेजिकल मेथड्स नहीं है, आई एम सॉरी। तो ये ओके। थोड़ी सी बातें थी, हो सकता था मन से। लेकिन आपने बहुत सारा इसमें एक जो चीज बता दी ना कि
टूल सिलेक्शन खाली टेक प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस के परसेप्शन से भी सोचने वाली चीज है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर आपने जो कर दिया, इससे बहुत एक इंसाइट मिल जाएगा। जो ये क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। मैं बहुत सिंपल भाषा में ये जानना चाहता हूँ, एनी स्पेशल मैसेजेस जो आप अपनी तरफ से डिलीवर करना चाहते हो उन एस्पायरिंग टेस्ट इंजीनियर्स को जो टेस्टिंग की लाइन में आना चाहते हैं, और उन्हें कौन कौन से रियलिटी का एक रियलिटी चेक आपके एंड से क्या मिल सकता है कि दिस इज द रियलिटी। आपको एक हाइप में नहीं रहना किस तरीके का। तो मैं आपका एक स्पेशल मैसेज जानना चाहता हूँ फॉर एस्पायरिंग टेस्ट इंजीनियर्स। क्योंकि हमने ये पूरी ही बातचीत ऑटोमेशन पे की है, हाँ जी। और मैं ऑटोमेशन को लेके बहुत सीरियसली बात करता हूँ, तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि मैं ह्यूमंस के ऊपर ऑटोमेशन को वैल्यू देता हूँ। ठीक है, ओके। मैं हम्म। आपको एक सच बात है, अगर मुझे जेम्स बाग जैसा कोई बंदा मिले, तो आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे बंदे से ये पूछूंगा कि क्या तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है? हम्म। नहीं तो तुम टेस्टर नहीं हो, तुम ऑटोमेशन नहीं, मतलब यार बंदे पे डिपेंड करता है ना। हम्म। यूएसपी क्या है? अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग करूंगा, मैं सिर्फ थिंकिंग पे फोकस करूंगा, तो आपको अपनी स्किल को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि वो नोटिस में आए और आप अलग दिखें। जी। तो हो सकता है उसके बाद भी सब जगह ना वो वैल्यू डले। तो आपको अगर विश्वास है उस बात पे, है ना, कन्विक्शन की बात है, अगर आपको कन्विक्शन है हम्म। कि टेस्ट डिजाइन, कोर ऑफ टेस्टिंग, मैं इसमें अपना करियर स्पेंड करूंगा, दुनिया गई भाड़ में, इस रास्ते में कोई गलती नहीं है, पर सिर्फ शोर मचा के, टर्मिनोलॉजी की बातें करके, डेफिनेशंस की बातें करके, ये मेल नहीं खाती इसके साथ। ठीक है, तो आप फिर टेस्ट डिजाइन में थोड़ा डीपर घुसिए, वो किताबें पढ़िए, लोगों को, जो लोग वो बातें कर रहे हैं, आप उसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे लेके फिर उसमें स्किल बनाएं, तो वो आपके काम, और दूसरी बात वो काम में दिखनी चाहिए फिर। तो आपको कोई कंपनी जाने नहीं देगी, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी एक अच्छे टेस्टर को जाने देती है, ये झूठ है, ये हम्म। झूठ है। अच्छे टेस्टर्स कोई इतना पागल नहीं होता है, एक बिजनेस पर्सन इतना पागल नहीं होता है जितना हम बना देते हैं ना, मैनेजर को बोल देते हैं मैनेजर ऐसा मैनेजर वैसा। कुछ कुछ जगह पे पॉलिटिक्स चलती है, सब चलती है, कुछ सिचुएशनल भी होती हैं कई बार, पर पागल कोई भी नहीं होता। जब तो किसी को ये दिखता है कि आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, वो बहुत सारी चीजें छोड़ देता है। नहीं आती कोडिंग, ठीक है ना यार, ये बंदा सोच, देखो तो सही काम कैसे करता है, देखो ये कितना स्मार्ट है, बिल्कुल। कॉम्बिनेट करता है, इसके रिलेशंस देख। नहीं जाने देगा हम्म। आपको कोई, आपको बांध बांध के रखेगा, जाने की तो बात छोड़ो। ओके, तो ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है कि आप सीख लो ना। अगर आप ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल चीजों को ही टेस्ट करते हैं, कोई हार्डवेयर भी है, ह्यूमन मशीन हम्म। इंटरफेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसके कोर में कहीं ना कहीं लॉजिक है। तो ऑब्वियसली। ये ठीक है, डॉक्टर से सीखें टेस्टिंग, हम हम्म। गिटार से टेस्ट सीखिए, जहां से सीखना चाहते हैं सीखिए, हम्म। अच्छी बात है। और प्रोग्रामिंग सबसे क्लोज चीज है आपके, सबसे क्लोज जिस चीज को आप टेस्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग में लिखी हुई है, तो आप उससे टेस्टिंग क्यों नहीं सीखना चाहते हो? तो है ना। और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, छोटी छोटी, आप हेड फर्स्ट सीरीज पिक कर सकते हैं, तो वो कार्टून्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से के साथ आपको प्रोग्रामिंग सिखाएगा। हेड फर्स्ट जावा किताब है उनके पास, आई थिंक हेड फर्स्ट पाइथन भी है। तो ओके। कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा सोर्स ढूंढे जिसको आप मतलब कनेक्ट करते हो जिसके साथ, हाँ जी। तो उसमें साथ रोज शुरू कर लीजिए, रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा स्पेंड कर लो। और हम्म। इसकी बात, जादू एक्सपेक्ट मत कीजिए, नॉलेज इंक्रीमेंटली आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो हाँ जी। पहला साल आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैट है, चाहे आप टेस्ट डिजाइन की बात करो, चाहे आप ऑटोमेशन हम्म। की बात करो, पहले फ्लैट लगेगा ये। तो इसका ये जो अपवर्ड कर्व है ना, जो जब ये इंक्रीमेंटल होने से ये चीजें जुड़नी शुरू होंगी, हम्म। उसमें टाइम लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा वो ओके। टाइम निकालना, जब नॉलेज सिर्फ मतलब 2+2 4 करके बढ़ रही है हाँ ना, जी। तो आपको नॉलेज को वो टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम दीजिए उसको, ये जो 3 दिन में मैं ये ऑटोमेशन सीख लूँ, 2 दिन में मैं टेस्ट डिजाइन सीख लूँ, ये ऐसा नहीं होता ना। आप देखिए कि 40 साल आपने अगर काम करना है, अगर आप वाकई सीरियस हो चीज को लेके, प्रोफेशन को लेके, है ना, आप जी। मेहमान की तरह नहीं आए हो आपके या शादी में के खाना खा के निकल गए, है ना, आप दूल्हा दुल्हन टाइप हो के उस रिश्ते में रहने वाले हो। तो भाई फिर आपको वो एक रात या 1-2 दिन का वो फेस्टिवल नहीं देखना है टेस्टिंग में, आपको एक लंबी जर्नी देखनी है। तो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जल्दी क्या है फिर किस बात की जल्दी
है ना? एग्जैक्टली। इसको टाइम दीजिए, और चाहे ऑटोमेशन है, चाहे टेस्ट डिजाइन है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, ये इट वुड सर्व यू बैक डेफिनेटली। तो बस ये है यार, मुझे नहीं पता है कितना क्लियर था मैसेज, मैं वेग बंदा नहीं हूँ नहीं थोड़ा, पर नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, जो आपने जितनी भी चीजें बताई और जो मेरे मिथ्स थे वो आज ब्रेक हुए। जो मैं स्टेटमेंट्स को कुछ पुट करता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, प्रॉब्लम इज द मेन गेम, वो फाइंड करना है, उसके ऊपर है जी क्या वैल्यू का ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर रही हूँ। टूल सिलेक्शन से पहले आप ये देखो कि आपकी प्री कंडीशन पहले क्या है, सीधा जंप नहीं करना। दूसरा, जी, ऑटोमेशन की भीड़ में इतने ही मत हो जाओ कि अपना बेस ही खत्म कर दो, क्योंकि बेस आपका बिल्कुल जितना होगा स्ट्रॉन्ग, उतना आप आगे बढ़ सकते हो। और आपने एक और भी चीज कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल इज नॉट एट ऑल डिपेंडिंग अपॉन आपका सिर्फ टेक पे होगा, वो बिजनेस ओरिएंटेड चीज भी होगा। आपने जी। कॉस्ट और टाइम और क्वालिटी, ये जो CTQ मॉडल बताया आपने, ये एक बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा उन दो बिगनर्स को या एक्सपीरियंस होल्डर को कि किस तरीके से चीजों मुझे देना है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।